गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वक्त घरों से निकलने की तैयारी हो चुकी होगी और अगर रास्ते में मौजूद हैं तो जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचे, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग शुरू हो चुकी है। ये ना हो कि आपको बॉस से डांट पड़ जाए। हाँ। कुरान की आयत इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक दुश्वारी के साथ और आसानी है। कोई भी हम लोग जब काम करते हैं तो हमें ये फील होता है कि हम लोग काफ़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं या आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे, तो उसमें ये हमें लाजमी सोचना चाहिए कि आगे आसानी आने वाली है। और वो एक कहते हैं ना कि काफी देर तक एक वक्त जो है वो नहीं रहता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा या बुरा कोई भी वक्त हमेशा के लिए नहीं आता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे हम अपने तुर्क बहन भाइयों के बारे में सोचते हैं ना कि उन पे इस वक्त मुश्किल वक्त है, लेकिन ये मुश्किल हमेशा के लिए नहीं है। ये मुसीबत की एक घड़ी है जो जिसे हम रोक नहीं सकते थे, लेकिन हम मिल के इससे लड़ सकते हैं। और मिल के लड़ने के लिए वो कदम है जो हम उठाते हैं, सरबराहान मुमलिकत उठाते हैं, बहुत से ममालिक मदद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने बहन भाइयों की मदद का सोचा। फौरी तौर पे फंड कायम किया गया, टीम्स पहुंची और आज वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर तुर्की पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने बहन भाइयों से जिनके प्यारे चले गए इस दुनिया से, उनसे इजहार हमदर्दी करेंगे, इजहार ताज़ियत करेंगे और साथ ही साथ सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वहां पे पाकिस्तानी टीम्स मौजूद हैं, उनके साथ भी वजीर आजम की मुलाकात होगी। वजीर आजम की हिदायत पर पहले ही यहाँ से इमदादी सामान वहां पर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम लोगों ने आपको 2 दिन पहले भी अपडेट किया, एक और खेप यहाँ से भेजी गई थी और साथ ही साथ वक्तन फवक्तन ये मदद का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि तुर्की हमारा ऐसा बरादर मुल्क है जिसने हमेशा हमारे साथ खड़े होकर हमारी कुदरती आफात हो या नागहानी सूरत हाल हो, उसमें 2005 की हम लोग बात करें, 2010 की, 2020 की और अभी भी जब फ्लड के इफेक्ट्स की बात की जाए तो तुर्की हमारे साथ खड़ा रहा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ आज तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर जाएंगे और कल भी उनकी एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी। वहाँ पर सर्वाइवल जो है उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो काम जारी है, जो वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, वहाँ पर जो मेडिकल की टीम्स मौजूद हैं, जो इमदादी सामान के लेकर वहाँ पर गए हैं, उन सब से भी पूछा जाएगा और यहाँ से मजीद भी इमदाद का सिलसिला इसी तरीके से इंशाल्लाह जारी हो। बिल्कुल इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जिसका हमने जिक्र किया, क्योंकि वजीर आजम का खुद जाना हमारे कल्चर में भी है ना कि हम किसी से मोहब्बत का इजहार करते हैं, दोस्ती का इजहार करते हैं, तो उसके पास चल के जाना ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर होता है। और ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि किसी को बीमार को भी विजिट करने जाएं और किसी की खुशी और गमी दोनों में शरीक होना चाहिए। खुशी में बुलाए बगैर नहीं जाना चाहिए और दुख दर्द में बुलाने का वेट नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पर पहुंच जाना चाहिए, जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान मुजाहिरा कर रही है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई जनाब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की। अब जरा अपने मुल्क में वापस आते हैं और सूरत हाल का जायजा लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। बड़ी अच्छी चीज जो हर कोई देखने के लिए पहुंचता है वो है जनाब PSL क्रिकेट मैचेस, और मैचेस का सिलसिला जारी है और लोग भी भागम भाग मैच देखने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, कल मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच था और मुल्तान सुल्तान से अपने होम ग्राउंड में ये पहला मैच जीत लिया है। लास्ट मैच वो जीत नहीं सके, थोड़ा सा सूरत हाल बिगड़ गई थी, लेकिन जीतने वाला पहला मैच है और हारने वाला अगर मिलाएं तो फिर ये 2 मैचेस हो गए। इस तरह हो गया। तो 2 मैचेस अभी तक खेले हैं जिसमें से एक जीत चुके हैं और 9 विकेटों से शिकस्त दी है इन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को और फातिह टीम की जानिब से एहसानुल्लाह ने 5 विकेटें हासिल की हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यूनुस की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 18.5 ओवर्स में 110 रन बनाकर आउट हुई। मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स ने इब्तिदा से ही हरीफ बैटर्स को दबाव में रखा। दूसरे ओवर में मार्टिन गुप्टिल की विकेट हासिल करने के बाद मुल्तान सुल्तान्स के बल्लेबाज संभल न पाए। अड़सठ के स्कोर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 8 बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके थे। जेसन रॉय ने सबसे ज्यादा 27 रन की इनिंग्स खेली। और एक और गया, अच्छा तेज गेंद, इंक्वायर कर रहे हैं अंपायर से और उन्होंने big shout, is this straight enough given? And I like this captaincy as well. Wicket followed straight. मुल्तान सुल्तान्स के एहसानुल्लाह ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 ओवर्स में 12 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। Again, but this time no distance. Rizwan under it. There goes number. That's it. There's a sound and there's the finger. समीन गुल और अब्बास अफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की।
जवाब में मुल्तान सुल्तान्स ने 111 रन का हदफ 13.3 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरे ओवर्स में शान मसूद के आउट होने के बाद रैली रोसेव ने मोहम्मद रिजवान का साथ दिया। दोनों ने दूसरी विकेट की शराकत में 108 रन का इजाफा करके अपनी टीम को जीत से हमकिनार किया। रैली रोसेव ने निफ सेंचुरी बनाई और 78 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। उन्होंने 3 छक्के और 9 चौके लगाए। Yeah, now we can celebrate that, including him raising the bat anytime soon. 45th 50, and that's his 8th in HBL PSL. मोहम्मद रिजवान 28 रन पर नॉट आउट रहे। मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Down the wicket, this should do it. Multan Sultans finished strong, winning this one by 9 wickets completely. पाकिस्तान सुपर लीग माशाल्लाह से तरक्की का सफर जारी है और टीम्स मैचेस खेल रही हैं। आप लोग भी इंतजार करें कब तक आप लोगों की सिटी में पहुंचेगी और जरूर इसमें शिरकत के लिए जाइएगा। एंटरटेनमेंट को बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्री को फरोग दें, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। और एक और चीज में पाकिस्तान नंबर 1 पर आ गया है। कभी इस चीज में पाकिस्तान 8वें नंबर पर था। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान ने इस साल जी सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस डाउनलोड की हैं एशिया के अंदर और नंबर 1 कंट्री बन गया है। लास्ट टाइम 28.4% था और इस दफा 35.4% के साथ नंबर 1 पर है। पाकिस्तान उन 9 बड़े ममालिक में शामिल हो गया है जहां सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड्स की जाती हैं। निजी मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डेटा दरबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की शरह 2021 में 28 जबकि 2022 में 35% हो चुकी है। जबरदस्त, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि ऐप्स डाउनलोड हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस भी बढ़ रही है इन ऐप्स को यूज करने के लिए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करी, ना सिर्फ एप्लीकेशंस के साथ हम ज्यादा फेमिलियर हो रहे हैं, उनको यूटिलाइज करना सीख रहे हैं, बल्कि रिसर्च की दुनिया में भी हम नाम बनाए। और ना सिर्फ पाकिस्तान, हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पे इसी तरह टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। मैं अभी दुबई लेके जाने वाली हूँ आपको। जनाब, दुबई में ये हुआ है कि आप अब उड़ के पहुंच सकते हैं कहीं भी, क्योंकि उड़ने वाली टैक्सीज का जो काम है वो अब जोरों शोर से जारी हो चुका है वहां पे। और इसके अलावा वर्ल्ड गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया गया है कि ये जो टैक्सी हैं ये 2026 में बाकायदा तौर पे मुतारिफ करा दी जाएंगी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने एक ट्वीट भी किया है और वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसको री-लॉन्च करेंगे हम, इस तरह से उन्होंने ऐलान भी किया और कहा कि 6 पंखे हैं इस टैक्सी के, जो कि एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी की वीडियो भी पोस्ट की है जो अमेरिकन कंपनी ने तैयार की है। बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट। और 2026 में जब ये प्रोजेक्ट बाकायदा तौर पर लॉन्च होगा तो फिर हम इसके बारे में ज़रूर बताएंगे और हो सकता है तब तक पाकिस्तान में भी आ जाए। तो ये तो बात हो गई जनाब फ्लाइंग कैब्स की। फ्लाइंग कैब्स के अलावा हम क्या बात करने वाले हैं नजम? फ्लाइंग कैब्स भी हम लोग ने जिस तरीके से जिक्र किया, ये प्रोजेक्ट पहले का था और अब इसको 2026 में बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। अब वो कहते थे ना कि आप लोगों के उड़ने का सफर जो हमने एक मूवीज के अंदर देखा था, जो हम लोग एक ख्याली दुनिया का सफर सोचते थे, वो अब मुकम्मल हो जाएगा। हम लोग खबरों को तो डिस्कस करते रहेंगे और डेली डिस्कस होती हैं, लेकिन आज 16 जनवरी जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से बहुत अहम दिन है और पैरामेडिकल स्टाफ एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसी भी मेडिकल के शोबे में। चाहे नागहानी सूरत हाल की हम लोग बात करें, इमरजेंसी कंडीशंस की बात करें, आप हॉस्पिटल में वैसे विजिट करें तो आपको सबसे पहले जो अमला मिलता है वो पैरामेडिकल स्टाफ होता है। डॉक्टर्स इनके बगैर कुछ नहीं है, हॉस्पिटल्स इनके बगैर खाली हैं। ये पूरा का पूरा हेल्थ का सेक्टर जो है, इसकी मेन रीढ़ की हड्डी, जो मैंने पहले भी लफ्ज यूज किया, ये नो डाउट पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से ही बनती है। बिल्कुल, और अब इतना अहम मामला है तो इस पे बात करना भी जरूरी है। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर डिस्कस करते हैं कि पैरामेडिक्स के दिन को मनाना क्यों जरूरी है, उनकी सलाहियतें क्या होती हैं और वो हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दे रहे हैं, कहां कहां पे हमें सर्व कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जैसे कि नजम ने बताया कि आज 16 फरवरी है और 16 फरवरी के हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को क्रेडिट ना देना यहाँ पे ज्यादा होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली बार ये दिन मनाने का आगाज किया है और ये एतराफ़ किया है कि हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो कि बहुत सी कुर्बानियां देता है। हमने कोविड में भी देखा कि फ्रंट लाइन पे जो लोग हमें सर्व करने के लिए मौजूद थे, हमारी मदद के लिए मौजूद थे, जब हमारे अपने प्यारे भी हमसे दूर रहते थे, तो ये पैरामेडिकल स्टाफ जो हमें सर्व करता था, हमारी सेहत का ख्याल रखता था, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले यही लोग थे
जिन्होंने अपनी जिंदगियों को दांव पे लगाया, अपनी जिंदगियां खतरे में डाली और हमारी जानें बचाई। तो हम आज उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करेंगे, उनकी काविशों को सराहने का दिन है आज। No doubt. और आज के दिन हम ये अहद करेंगे कि हमें आने वाले दिनों में जब जब भी मौका आएगा, हमें इस कंट्रीब्यूशन के बदले में उनको पे बैक करना है। No doubt, उन्होंने जो no हमारे लिए किया, हमें उनके लिए बदले में कुछ करना है। तो आज हमारे बड़े खास मेहमान स्टूडियोज में हैं। बिल्कुल जी, चाहे हम लोग बात करें हमारे कोविड सिचुएशन की या हम लोग बात करें फ्लड की, सो आगे बढ़ चढ़कर इन्होंने हमारा साथ दिया। और कभी कभी हम लोग देखते हैं सलमा, बड़ी वो होती है कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ हमारे लोग मसले मसाइल का भी शिकार होते हैं और फिर थोड़ी बहुत जो है ना हम लोग अप्स एंड डाउन्स देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पैरामेडिकल स्टाफ के साथ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में सैयद वकार हुसैन शाह जाफरी साहब, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, बहुत अच्छा है, आज पहली दफ़ा इस दिन को मनाया जा रहा है और बहुत शुक्रगुजार है हम आपके कि आपने इस चीज़ को लाया और अब ये आप लोग शुरू कर रहे हैं। आज के दिन के हवाले से कुछ अहमियत पे जो है वो बात करें। बहुत शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पैरामेडिक्स के इस कौमी दिन के हवाले से हमें यहाँ पे बुलाया और हमें मौक़िफ़ बयान करने के लिए मौका फराहम किया। पैरामेडिक्स हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में बैकबोन हैं, ये जैसे आपने इज़हार भी किया, और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पैरामेडिक्स के बगैर मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल। ये पैरामेडिक्स वो तबका है जिसकी वजह से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है वो तकमील की तरफ जाता है। आपने फरमाया कि कोविड में आप इसको खुद ही इंडोर्स कर रहे हैं, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। पूरी कौम इंडोर्स कर रही है, पूरी दुनिया इसको इंडोर्स कर रही है। लेकिन एक मुश्किल कैफियत थी जब पैरामेडिक्स ने, हेल्थ सपोर्ट स्टाफ ने, हमारे इवन डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सब ने आगे बढ़ के अपनी जानों के ऊपर खेलते हुए लोगों को रिससिटेट किया, उनको रिकवर किया, उनको फैसिलिटेट किया, दिन रात काम करके। जी, दिन रात काम करते रहे। पैरामेडिक्स डे को हम इसलिए मना रहे हैं 16 फरवरी को कि ये जो पैरामेडिक्स की सर्विसेज हैं इनको इंडोर्स किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत पाकिस्तान इंडोर्स कर रही है, हम शुक्रगुजार हैं रियासत पाकिस्तान की, अवाम पाकिस्तान की। और हर जगह पे होता है जहाँ पे कोई काम कर रहा होता है वहाँ पे उससे खामियां भी होती हैं, कमज़ोरियाँ भी रह जाती हैं। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे लोग परफेक्ट होते हैं, लेकिन जो लोगों का हमारे साथ तामन होता है वो भी मिसाली होता है। और हमारे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह पैरामेडिक्स भी बहुत जानफशानी के साथ अवाम के दर्द को महसूस कर रहे होते हैं। अभी आपने देखा तुर्किया में ज़लज़ला आया, शाम में आया, और ये जो हमारे जो वॉलंटियर वर्कर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स यहाँ से पाकिस्तान से बहुत सारे लोग गए हैं उन सर्विसेज के लिए। पिछले अरसे में पाकिस्तान में बदकिस्मती से सैलाब आया था, आपने देखा कि वहाँ पे हमारे पैरामेडिक्स का बड़ा मिसाली किरदार था। ये हर दौर में जब भी कोई हादसा होता है या हादसात रोनमा होते हैं तो ज़ाहिर है इंसान को उसकी उस बहरान से निकलने के लिए एक आस होती है, एक उम्मीद की ज़रूरत होती है। तो मुझे ये कहने में कोई तामल नहीं है कि ये पैरामेडिक्स वो उम्मीद होते हैं जो एक सड़क पे एक्सीडेंट से लेके एक बड़े हादसे तक लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ये पैरामेडिक्स होते हैं बुनियादी तौर पे, जो लोगों को सर्विसेज मुहैया कर रहे होते हैं, रेस्क्यू कर रहे होते हैं लोगों को। सही बात है, और सही बात है। लोगों के लिए, अवाम के लिए खून के अतियाद इकट्ठे कर रहे होते हैं। ये पैरामेडिक्स असल में चूँकि इनका तारफ़ नहीं हुआ, आपने जैसे फरमाया ना कि हम बना रहे हैं, हम पिछले 8 साल से बना रहे हैं पैरामेडिक्स डे, और ये पाकिस्तान में शुरू हुआ। सबसे पहले हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह पैरामेडिक्स ने, और दिस क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, के हमने पाकिस्तान से इसका आगाज़ किया। और इस तहरीक की वजह से दुनिया भर के पैरामेडिक्स को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की टेक्नोलॉजीज़ को एक ऑक्सीजन मुहैया हुई है, और इससे लोगों के किरदार में और भी बेहतरी पैदा हुई है। तो इसको हम मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। आप आज भी ये जो बच्चों को हिफाजती टीके लगा रहा होता है, ये वैक्सीनेटर होता है, ये पैरामेडिक होता है। यही काम कर रहा होता है जो बच्चों को 12 बीमारियों से महफूज कर रहा होता है। बात है, जिसका बड़ा रोल पोलियो के लिए भी, पोलियो के लिए बाहर निकले हैं। इसी तरह हमारी हेल्थ वर्कर्स घर घर जा रही होती हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स सर्विसेज दे रही हैं वो। इस तरह से आजकल पूरे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में डीवर्मिंग की एक कैंपेन चल रही है, बच्चों के पेट में कीड़े खत्म करने के लिए। तो उसके लिए भी जो रोल अदा कर रहे हैं वो पैरामेडिक्स अदा कर रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स कर रही हैं। तो ये रोल है बेसिकली सोसाइटी में पैरामेडिक्स का, बहुत अहम रोल है।
अच्छा सर, आमतौर पे हम हॉस्पिटल्स में हमें नजर आता है कि किसी भी फैमिली का कोई प्यारा वहाँ पे मौजूद है, जरा सी बात पे लड़ाई झगड़ा लोग शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं कि ये एक बंदा जिसके साथ हम लड़ रहे हैं दिन में कितने लोगों को सर्व करता है, कितने लोगों का ख्याल रखता है, कितने लोगों के इंजेक्शन, टेस्ट, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें, सारी ड्यूटीज़ वो कर रहा होता है। अगर कहीं पे देर सवेर हो जाए, कहीं पे कोई ऊंची आवाज़ हो जाए तो मेरा ख्याल है उसको बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये जो रवैये हैं इन पे हम कैसे काम करें, उनकी जो खिदमात हैं उनके बदले में ज़ाहिर है हमें सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा भी करना है, उनकी खिदमात को सराहना भी है, उनको अप्रिशिएट भी करना है ताकि वो और बेहतर काम करें और अच्छा काम करें। बहुत अच्छी बात फरमाई आपने। पहली बात तो ये कहूँगा कि जिस दरख्त पे फल लगता है पत्थर उसी पे पड़ते हैं। वाह। तो जिस पे कांटे होते हैं उस पे कोई नहीं पत्थर मारता। वाह। तो जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, लोग जो आम लोग होते हैं, आवाम जो होते हैं, उनकी तवक्कात होती हैं उनसे, और वो उन तवक्कात के बलबूते के ऊपर लोग रिएक्शनरी हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। यानी वो जज्बा अपने करीबी रिश्तेदार के साथ नहीं करते, अपने करीबी वालिदैन के साथ नहीं करते, बहन भाइयों के साथ नहीं करते, लेकिन वो जो वर्कर है उसके साथ करते हैं कि वो ये सोच रहे होते हैं कि हमारी ख्वाहिश ये थी, हमारी तवक्को ये थी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं भी हो सकता कि किसी की तवक्को या किसी की ख्वाहिश के ऊपर काम हो, क्योंकि काम एक सेट सिस्टम के तहत किया जाता है ना, तो उसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। अवामन्नास का तावन है पैरामेडिक्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ, मैं इंडोर्स करता हूँ। थोड़े से रवैये जैसे आपने फरमाया है, इशू है, लेकिन वो चूँकि हमारी एजुकेशन उस तरह से नहीं है ना, अवाम में जो तरबियत होती है वो वैसे नहीं है। वो अगर हो ना कि हमने जब किसी को कोई हमारे काम आता है तो हम उसके एतराफ़ कर लें, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम एतराफ़ करने के बजाय नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं। तनकीद तो अच्छी बात होती है, नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं, तो नुक्ताचीनी से लोगों की हौसला शिकनी होती है। अगर तनकीद बराए इस्लाह करें और तामीरी तनकीद करें कि आपने ये काम यहाँ तक किया, इसको थोड़ा सा और आगे कर लें, थोड़ा सा और इसको बेहतर कर लें। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह हो, तो उससे एक माशरे में एक अच्छा जेस्चर क्रिएट होता है। तो आम लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं करते, बाज़ दफ़ा हो भी जाता है, लोग जज्बाती भी होते हैं। ज़ाहिर है किसी की कोई करीबी रिश्तेदार अगर वहाँ पे स्टेक पे होता है, लाइफ थ्रेट होती है उसकी, तो उसको एक मसला तो नफसियाती होता है, और उस वक्त समझ भी नहीं आ रही होती नहीं आ रही क्या होती कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी एहतियात रखनी चाहिए। मैं चाहूँगा आपने जिस तरीके से खूबसूरती से बयान किया हमारे पैरामेडिकल स्टाफ का रोल, और नो डाउट 8 साल से इस दिन को मनाया जा रहा है, साथ ये फरमाइएगा कि कुछ अगर जद्दोजहद की हम लोग बात करें, एक कोई भी आम मरीज है, चाहे उसकी इमरजेंसी है या कुछ भी हॉस्पिटल के अंदर उसको काम है, जब वो एंटर होता है तो सबसे पहला उसका आमना सामना पैरामेडिक्स के साथ ही होता है। तो आप लोगों की इतने सख्त ड्यूटी आवर्स, फिर उसके अंदर मेहनत, तो ज़रा उसके बारे में भी बताइएगा कि जो जद्दोजहद है, दिन रात काम करना, कोविड के अंदर भी और अभी फ्लड के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स लगे हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स भी हमारे मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ अमला ज़्यादातर जो है वो पैरामेडिक्स का है। डॉक्टर अगर है तो डॉक्टर के बैक हैंड पर उसको स्ट्रॉन्ग करने वाली टीम पैरामेडिक्स ही होती है। जी बिल्कुल सही, आपने ठीक फरमाया। एक डॉक्टर के साथ और 8 पैरामेडिक्स की ज़रूरत होती है। यानी एक डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है या जो उसकी डायग्नोसिस है या जो उसका ट्रीटमेंट ऑर्डर है, वो तब तक फॉलो नहीं हो सकता जब तक 8 लोगों की टीम उसके साथ काम नहीं करेगी। कौन लेबॉर्ट्री वाला काम नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उसके टेस्ट नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। एक्सरे वाला उसकी एक्सरे नहीं करेगा या उसके अल्ट्रासाउंड में रुकावट होगी तो उसका काम नहीं होगा। मेडिकल टेक्नीशियन है, वो रोल नहीं देगा तो वहाँ पे काम। यानी ये 8 लोगों की जरूरत के साथ एक टीम बनती है जिसको लीड करता है एक मेडिकल ग्रेजुएट डॉक्टर जिसको कहते हैं। तो ये टीम मिलके एक पेशेंट को फैसिलिटेट करती है। असल में हमारा इशू ये है जो आपने फरमाया ना कि रियासत पाकिस्तान में जो पैरामेडिक्स की तादाद है 22 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, मुझे पैरामेडिक्स की तादाद याद है कि कराची की आबादी 5 करोड़ है, वहाँ 13,000 है पैरामेडिक्स, क्वालिफाइड पैरामेडिक्स। करोड़ों लोगों पे चंद हजार, 5 करोड़ की आबादी में 13,000 कैसे सर्व करेंगे? ऐसे ही बलूचिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है और वहाँ 8,000 है, तो वो कैसे वो मीटअप करेंगे? यानी क्वालिफाइड लोग कम हैं, ये फ़नी माहिरीन हैं, ये पैरामेडिक्स जो है ना ये फ़नी माहिरीन है, ये कैसे करेंगे? अब उसका नतीजा क्या होता है? आज़ाद कश्मीर की आबादी 45 लाख है, वहाँ 3,000 है। तो इस तरह से जब ये कलील तादाद होती है ना, उसकी वजह से फिर उस बंदे के ऊपर लोड ऑफ वर्क बढ़ता है, काम का प्रेशर आता है। तो 2 बातें बनती हैं फिर, एक तो वो जो पब्लिक जो लेके आती है उम्मीदें, तवक्कुआत और ख्वाहिशात, वो पूरी नहीं होती। दूसरा उस बंदे के ऊपर पहले से काम इतना ज़्यादा होता है
कि वो सर पटाया होता है, उसको सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती, तो इस वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो इन मसाइल को कम करने का तरीका यह है कि हुकूमती सतह पे और प्राइवेट सेक्टर में तो ऑलरेडी हो रहा है कि इस जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको बेहतर किया जाए और इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, अच्छे अंदाज से इसकी तरबियत की जाए। जो आपने फरमाया ना कि कैसे फेस करते हैं, जी जी, तो हमने चूंकि ये कमिटमेंट की हुई है कि हमने सिर्फ नौकरी नहीं करनी, अरे बहुत खूबसूरत है, ये हमारी फरीजा इबादत समझ के, ये हमारी इबादत है, कौमी फरीजा, इबादत है। जो पैसे हमें मिल रहे हैं इसके एवज में, वो हमारी रोजी रोटी उसी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। लेकिन जो हम कर रहे हैं, तो एक मरीज की अयादत, जैसे आप पहले मुझसे पहले इंट्रो में कह रहे थे कि कोई बात कर रहे थे कि एक मरीज की अयादत जो है, उसके बाद अगर बंदा सुबह अयादत करे उसकी, तो अल्लाह उसके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमाते हैं और वो उसकी बख्शिश के लिए लिखते रहते हैं और उसकी बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। तो पैरामेडिक्स को तो ये काम मुफ्त में मिला हुआ, वाह, कि वो वैसे मरीज को अगर मुस्करा के मिलेंगे या हंस के उससे बात कर लेंगे, तो अल्लाह ने 2 फरिश्ते उनके लिए मुकर्रर कर दिए। तो इससे एक अच्छा मैसेज जा रहा है। तो ये जो दुआएं मिल रही होती है अल्लाह की तरफ से, जो इनामात हो रहे होते हैं, उसकी वजह से लोगों में ये सलाहियत फितरी तौर पे आ गई है कि लोग बर्दाश्त करते हैं उस बात को। कोई मार भी रहा होता है तो वो लोग कहते हैं अपने मरीज का तो ख्याल करो, मुझे तो बेशक मार सकते हो। बिल्कुल। तो इस तरह से हमें वो चीज़ें ज़ाहिर इतना है, खूबसूरत काम जिस पे अल्लाह ताला ने उनको लगाया है, और फिर लोगों से हमें कोऑपरेशन की भी जरूरत होती है ना, कि अगर घर घर पोलियो के कतरे पिलाने अवेयरनेस के लिए जा रहे हैं तो वो लोग भी कोऑपरेट करें। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी यूजफुल आपने गुफ्तगू की। और सबसे अहम बात जो आज के दिन का मैं कह सकती हूँ कि निचोड़ है, वो ये कि आप खिदमात के एतराफ़ का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप लोगों से मुस्कुरा के बात करें, उनको अप्रिशिएट करें कि आपने हमारे पेशेंट की देखभाल की, आपने उसको इंजेक्शन लगाया, आपने उसके टेस्ट किए, आपने उसका ख्याल रखा, उसका ब्लड प्रेशर शुगर मॉनिटर किया। ये सारी वो चीज़ें जो उनकी ड्यूटीज़ तो हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत सारे काम छोड़ के आपका काम कर रहे होते हैं। अगर एक डॉक्टर के साथ सोचें, अगर 8 पैरामेडिक्स का काम ज़रूरी हो जाता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो जाहिर है कि वो उन 8 लोगों पे पूरे हॉस्पिटल का बर्डन होगा ना, एक डॉक्टर पे। मैं यही पॉइंट रेज करने लगा रहा था कि वो जो 8 लोग हैं वो पूरे हॉस्पिटल को चला रहे हैं, और वही 8 लोग हैं जो 8 के बंचेस में बने हुए हैं जो पूरे हेल्थ सिस्टम को संभाले हुए हैं। सो जिस तरीके से उन्होंने खूबसूरती से बयान किया कि उनकी जद्दोजहद तो हमारा बिल्कुल खराज तहसीन है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। और आप हमारी आवाम से अपील है कि जब आपके घरों में डिवर्मिंग के हवाले से भी और पोलियो के हवाले से भी जब भी पैरामेडिक्स की कोई भी लेडी हेल्थ वर्कर या वैसे आपके पास पहुंचे, सो उनके साथ उसने सलूक से पेश आएं, और साथ ही साथ जो वो अहकामात कह रहे हैं उनको फॉलो करें। ये आपकी बेहतरी के लिए ही, इसमें उनका कोई फायदा नहीं, हेल्दी माशरे के लिए बहुत बहुत अहम है। और जब हेल्दी माशरे की हम लोग बात करते हैं, हेल्थ के ऊपर तो फोकस है, लेकिन एजुकेशन कहीं पीछे नहीं रह सकती। और एजुकेशन में भी हम लोग डेली एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, हम लोग बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रियासत पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश है, और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में मजीद रिसर्च करें, मजीद स्कॉलर्स को सुने। तो इससे आपको पता चलेगा कि माशरा किस तरीके से बनता है। 1 फर्द, 2 फर्द, 3 फर्द, 1 गिरोह, और फिर इस सूरत हाल में पूरा माशरा तश्कील होता है। मैं बात कर रहा हूँ मजहबी इंतहा पसंदी की और हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सिस्टम की। वहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, हम लोग इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ जो आज के लिए गेस्ट मौजूद हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके, डॉक्टर सरोश हशमत साहब, वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी कराची, हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। बड़ा अहम मौजू आज का इंतहा पसंदी को रोकना है। तालीमी इदारों में हमें अपने बेसिक्स पे काम करना है। वो बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? अर्ली क्लासेस से, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में? जी, देखिए, असल में बात यह है कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो कि बच्चे क्लासरूम में सीखते हैं, और क्लासरूम में एंगेजमेंट है, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे उनकी नॉलेज में इजाफा होता है। लेकिन साथ में उनकी जिस्मानी और जहनी नशो नुमा भी ज़रूरी है, और वो उसमें ज़्यादातर जो वक्त है वो क्लासरूम के बाहर होता है। और आप अगर अपना ज़माना तालिब इल्मी याद करें तो आपको एहसास होगा कि जो क्लासरूम के बाहर की यादें हैं ना, वो ज़्यादा खुशगवार हैं क्लासरूम के अंदर। और ये असल में चाहे वो स्कूल हो, प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, या यूनिवर्सिटीज़ हो, जो क्लासरूम के बाहर एक्टिविटीज़ हैं उसको भी मॉनिटर करना बल्कि उतना ही ज़रूरी है, शायद उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो क्लासरूम में हो रहा है। क्लासरूम का तो एक ऑर्गेनाइज्ड माहौल होता है,
और उसमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर नहीं होती, लेकिन वो वक्त जो कैंटीन्स में, कॉरिडोर्स में दोस्तों के साथ गुजरता है, उसको मॉनिटर करना और ऑब्ज़र्व करना यूनिवर्सिटीज़ का और तालीमी इदारों का अहम फ़र्ज़ है। और उन्हें चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्राम तरतीब दें कि जिसमें बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें। अभी आपने पिछले सेगमेंट में जिक्र किया कि पाकिस्तान दुनिया का वो सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड करने वाला मुल्क बन गया है। तो एक तरफ तो ये बहुत खुशाइन बात है कि हमारे बच्चे और हमारे पॉपुलेशन जो है वो टेक सेवी हो रही है और वो एप्लीकेशन से फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो कौन सी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, किस एज ग्रुप वाला बच्चा कौन सी ऐप ज़्यादा डाउनलोड कर रहा है, और उस ऐप डाउनलोड करने से क्या वो अपना वक्त जो है वो किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में गुजार रहा है या नहीं कर रहा। और ये जाहिर है कि ये फ़र्ज़ जो है जहाँ वालिदैन पे है, वहाँ असातिज़ा पे भी है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे क्लासरूम के बाहर को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जाएं, वरना जाहिर है कि बच्चे का पर कंट्रोल रखना और उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर ना करना खुदा न खास्ता बाज़ दफ़ा नुकसानदेह साबित होता है। जैसे आपने कहा मजहबी इंतहा पसंदी एक चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अलावा किसी बुरी सोबत में पड़ जाना, कोई बुरी आदत इख्तियार कर लेना बहुत आसान होती है। देखिए, मैं तालीम के शोबे से कोई 35-40 साल से मुंसलिक हूँ, और मैंने एक चीज़ कदर मुश्तरक पाई इस पिछले 40 साल के सफ़र में, और मैं बात कर रहा हूँ 18 से 22 साल के बच्चों की जो यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम होते हैं। ये सब बच्चे, इनमें एनर्जीज़ बहुत होती हैं और इनकी सब की ख्वाहिश होती है कि कोई यूनिक काम करें, कोई डिफरेंट काम कर जाए। और क्योंकि एनर्जीज़ भी होती हैं और उन्हें एक यूनिक काम करके थोड़ी सी प्रोमिनेंस की ख्वाहिश भी होती है, तो उस एनर्जीज़ को चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आजकल के दौर में मैं ये कहता हूँ कि हम बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि हम ना साइबर वर्ल्ड के कैदी हो गए। साइबर वर्ल्ड के कैदी से मुराद ये है कि हमारा मोबाइल जो है वो इतना बड़ा पार्टनर है कि अब किसी पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ऐसा लगता है। सही आप फरमा रहे हैं। और उसकी वजह से हमारे यहाँ लेवल ऑफ टॉलरेंस भी कम हो रहा है। जब लेवल ऑफ टॉलरेंस कम हो रहा है तो और एक दूसरे से इंटरेक्शन भी नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा बच्चा किस तरफ, किस जहनी रुझान की तरफ जा रहा है। और इसको मॉनिटर करने की बहुत ज़रूरत है। अभी कैसे मॉनिटर होगा, इसमें अगर यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली और स्कूल लेवल पे भी किया जा सकता है कि बच्चों का जो क्लासरूम के बाहर का वक्त है उसमें कंप्यूटर रिलेटेड, एप्स डेवलपमेंट रिलेटेड, मेटावर्स रिलेटेड, वर्चुअल रियलिटी रिलेटेड, जो आजकल जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, उसकी तरफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाएं। और उसमें न सिर्फ उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हो जाएगी, बल्कि उनका एक जो एनर्जी लेवल है वो भी एंगेजमेंट की तरफ चला जाएगा, और उसको मॉनिटर करें कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में देखें, अब यूथ बल की बात होती है, और पाकिस्तान प्रॉब्ली इज़ द कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ एंड प्रोपोर्शनेटली सबसे बड़ी तादाद है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि अगर हमने इसको चैनलाइज नहीं किया तो कहीं नुकसान के बाइस ना हो जाए। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा था कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव रोल है। हमारे पास जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है, और वो वक्तन व वक्तन हमें एडवाइजेस देते हैं, हमें पॉलिसी गाइडलाइंस देते हैं। फिर ज़ाहिर है कि इदारों की अपनी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में ऑटोनोमस हैं, तो उन्हें गाइडलाइंस तो मिलती हैं। अब उसमें कौन कितना फेथफुली उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहा है वो बहुत अहम है। चाहे वो टोबैको रिलेटेड पॉलिसी हो या कोई और पॉलिसी हो, इसको देख के और एक दूसरे की मशावरत बड़ी ज़रूरी है। इसमें एक ऐसे फोरम हैं और होने चाहिए कि जिसमें हम अपने तजर्बे अपने साथियों से शेयर कर सकें और उनके तजर्बों से फ़ायदा उठा सकें। नो डाउट, बिल्कुल सर, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप इस हवाले से। मैं ये पूछना चाहूँगा सर, आपने चेक एंड बैलेंस की बात की थी, तो चेक एंड बैलेंस किस तरीके से मुमकिन है? घरों में तो आपने जिक्र किया, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी सहारा लेने का, लेकिन चेक एंड बैलेंस और फिर एक पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देने की, क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं इंतहा पसंदी की बात होती है, तो ये जो इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं, ये भी 18 से 22 साल के बच्चे या इनसे भी छोटे बच्चों का दिमाग जो है वो चेंज करना शुरू करते हैं, ब्रेन वॉशिंग शुरू होती है। तो सर, वो क्या पॉइंट है जो सोच को तब्दील कर सकता है? वो क्या एक्टिविटीज़ हैं जो सोच को मस्बत बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं? देखिए, इसके अंदर दो डायमेंशंस हैं। एक तो है डायरेक्ट कंट्रोल,
जो ऑब्वियस नज़र आता है, जिसमें आप मॉनिटरिंग करते हैं कि वो बच्चा कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, किस किस्म की सोबत है। और अब इस वक्त सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि आमतौर पे हर यूनिवर्सिटी एक स्मार्ट कैंपस है, वहाँ वाईफाई अवेलेबल है, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग हो रही है। वो तो अपनी जगह है और वो ज़ाहिर है कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको सटल अंदाज में करने की ज़रूरत है, उसको बहुत लाउड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसके अलावा एक बच्चा जो है सुबह 8:30 बजे नॉर्मली यूनिवर्सिटी आता है और 4:30-5 बजे तक यूनिवर्सिटी में होता है। ये नॉर्मल टाइमिंग्स हैं आजकल। अब उसमें वो सारा वक्त तो क्लासरूम में नहीं होता ना। तो अगर हम ऐसे सोसाइटीज़ बनाएं, ऐसे प्रोग्राम तरतीब दें कि क्लासरूम के बाहर भी वो कभी डिबेटिंग में इन्वॉल्व हो, कभी वो ड्रामा बनाने में इन्वॉल्व हो, कभी वो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हो, कभी वो कोई और लैंग्वेज सीख रहा हो, कभी वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। आप इंटर यूनिवर्सिटी विद इन द इंट्रा यूनिवर्सिटी जो क्लासेस की चैम्पियनशिप होती हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की, दिस कुड बी ई गेमिंग एज वेल। ई गेमिंग इज़ कमिंग इन अ वेरी वेरी बिग वे नाउ। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हार्ड कोर कन्वेंशनल स्पोर्ट्स, फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अब बहुत सारे स्पोर्ट्स आ गए हैं जो लेस रिसोर्स इंटेंसिव हैं और उसके अंदर आपस में कॉम्पिटिशन्स कराए जा सकते हैं और कराए जाने चाहिए, ताकि जो एक एक मिनट है उस बच्चे या बच्ची का कैंपस में वो मसरूफियत में गुजरे। और फिर उसको उससे देखिए, एक तो ये फ़ायदा होगा कि बच्चे का ज़हनी नशोनुमा कंट्रोल रहेगी। दूसरी बात ये कि बच्चों को शौक़ होगा सीखने का। अब उससे अच्छी क्या बात हो कि आप एक दिन ख़त्म करें और अगले दिन आप इंतज़ार करें कि मैं कल सुबह फिर अपने इदारे जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मुझे जो चीज़ मिल रही है वो मेरे मतलब की है, मुझे सिखाई जा रही है। अगर ये गैप छोड़ देंगे तो उस बच्चे को अपना वक्त तो कहीं ना कहीं लगाना है और उसमें खुदा न खास्ता वो गलत हाथों में पड़ गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा ये कि जो बच्चे इस तरह की गलत हाथों में पड़ जाते हैं, फिर वो ना माँ बाप की सुनते हैं ना असातिज़ा की सुनते हैं और उसको कंट्रोल करने की हम बहुत ज़रूरत है। पॉसिबिलिटीज पे बात करें कि हम बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और बिल्कुल हमें करनी भी चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो। इससे पहले हम जो सिस्टम देखते हैं उसमें हम ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्पेशली दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह टीचर ना आए, अल्लाह टेस्ट ना हो। उसकी रीज़न क्या होती है? ज़्यादा टीचर सख्ती करते हैं और पढ़ाई बीच में कहीं ब्रेक नहीं होता। अब ये तो सजेशंस हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें कि बच्चों को खेल का वक्त भी मिले, हेल्दी एक्टिविटीज भी हो, पॉजिटिव माइंडसेट भी उनका हो, ये सारी चीजें होंगी कैसे? देखिए, मेरा भी आज भी दिल चाहता है कि मेरी भी टीचर ना आए। ये तो एक बड़ी इनहेरेंट सी ख्वाहिश है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल लूज हो जाए। देखिए, इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि असातिज़ा को ट्रेन करने की ज़रूरत है ना। असातिज़ा का अगर आप रोल ये समझ रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्लासरूम में जाएंगे और एक कैप्टिव मोड के थ्रू लेक्चरिंग होगी, तो फिर ना वो लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव होगा और ना ही उस बच्चे की ख्वाहिश होगी कि वो जाए। तो ज़ाहिर है कि असातिज़ा का रोल, और हम लोग रोल मॉडल्स हैं, आप यकीन माने हमारे भी बहुत बड़े बड़े फ़ैन क्लब होते हैं। क्या किसी टीवी के और फिल्म के अदाकारों के होंगे जो हमारे फ़ैन क्लब्स होते हैं और बच्चे हमें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो बात यह है कि हमारे असातिज़ा को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वो बच्चों को क्लासरूम के बाहर कैसे एंगेज करें। चाहे वो कुछ असातिज़ा जो हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को लिखने लिखाने की तरबियत देते हैं, बच्चों को ड्रामा डायरेक्ट करने की करते हैं। कुछ असातिज़ा जो हैं वो कंप्यूटिंग साइड पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ असातिज़ा जो हैं वो स्पोर्ट्स में स्ट्रांग। उनको आप आइडेंटिफाई करें, उनको ट्रेन करें और फिर उनको जिम्मेदारी दें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ फिर फैसिलिटेशन भी ज़रूरी है। उनके पास वो वसाइल मौजूद हों कि जिससे वो बच्चों को इंगेज कर सके। तो एक्चुअली आज के दौर में ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इट्स नॉट ओनली 50 मिनट्स इन द क्लासरूम, इट्स ऑल अबाउट द एंटायर पीरियड दैट द स्टूडेंट्स स्पेंट इन ऑन कैंपसेस। उनकी एंगेजमेंट का पूरा प्रोसेस होना चाहिए और हो भी रहा है। इसके अंदर ज़ाहिर है कि वसाइल बहुत चाहिए होते हैं और मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि हमें हुकूमत की सतह पर सपोर्ट हासिल नहीं है, लेकिन सपोर्ट है, लेकिन ज़ाहिर है कि जितनी भी हो वो कमी है। अगर इसमें इजाफा किया जा सके तो मज़ीद बेहतर होगा, लेकिन टीचर्स के लिए भी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि आपने जिक्र किया बहुत खूबसूरत तरीके से, और इसमें कोई शक नहीं है कि हम भी आज दिन तक अपने टीचर्स से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, अपने मुख्तलिफ असातिज़ा से, कॉलेज स्कूल के टाइम से, और बहुत बड़े बड़े उनके हल्के होते हैं फ़ैन फॉलोइंग की जो आपने बात की। सर, ये तो हमने जिक्र कर लिया कि हमें क्या करना है,
जो हमारे बच्चे हैं, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने क्या नहीं करना ये भी आप बताएं। हम लोग डिबेट कल्चर की बात करते हैं, लेकिन डिबेट कल्चर में भी मस्बत डिबेट होनी चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना चाहिए, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये इस पर जरा रोशनी डालिएगा सर। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंटली देखता हूँ। माशरे में जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, और नेगेटिव चीज़ों की तरफ से आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। देयर आर नेगेटिव थिंग्स इन लाइफ, वी मस्ट एड्रेस दोज नेगेटिव थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि टोबैको का इस्तेमाल है, ठीक है, तो टोबैको के इस्तेमाल के नुकसानात पर तो बात की जा सकती है, उससे आंख नहीं बंद की जा सकती। तो इसी तरह और चीज़ें हैं। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि बाज़ बच्चे जो हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन टोबैको से ज़्यादा हार्ड किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसके नुकसानात पे बात करना तो बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट अवॉइड डिफ़िकल्ट थिंग्स इन लाइफ एंड से कि सब अच्छा हो रहा है। वी हैव टू एड्रेस देम हेड्स ऑन, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। चाहे वो वर्क प्लेस पे हरेसमेंट हो, क्योंकि वर्क प्लेस पे हरेसमेंट दुनिया जहान में होता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई मुल्क या कोई कौम ऐसी है कि जो वर्क प्लेस हरेसमेंट से मुबर्रा हो, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको चैलेंज, उसको कबूल करने की ज़रूरत है, लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है, उसके नुकसानात बताने की ज़रूरत है, और अगर सबके बावजूद हो तो फिर उसमें जो सज़ा है, जो प्यूनिटिव एक्शंस है, उसका भी पता होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो पॉजिटिव चीज़ हो, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो, उसको हेड ऑन लेके पॉजिटिव तरीके से डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल सर, चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली टीचर्स बच्चों को ये एड्रेस भी करते हैं, बताते भी हैं कि आपने जैसे आपने तंबाकू नोशी का जिक्र किया कि उसकी तरफ नहीं जाना है। जो चीज़ें बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं किसी भी एज में, उस पर अर्ली एज से काउंसलिंग तो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो पेरेंट्स साथ साथ गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं। टीचर्स छोटी छोटी चीज़ें रोज़ ऐड ऑन करते रहते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। शायद बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। क्या इसके लिए हमारे तालीमी इदारे या हमारी सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं वो कुछ कर रहे हैं कि वो प्रॉपर किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें? अगर उनका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत एग्रेसिव है, अगर उनका बच्चा मनशियात का आदी बनता जा रहा है और वो समझते हैं कि वो उसको नहीं रोक पा रहे, तो क्या हमारे पेरेंट्स और टीचर्स इसके लिए रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह करना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। और हकीकत ये है कि हमारे यहाँ कोई जहनी बीमारी या कोई मेंटल जो चीज़ें, उसको एक टैबू के तौर पे लिया जाता है, और लोग उसको बीमारी के तौर पे नहीं लेते। ये एक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। लेकिन अगर सिम्टम्स मौजूद हों तो जाहिर है कि बाज़ दफ़ा करीबी लोग सबसे आखिर में वो सिम्टम्स पिक करते हैं। जो दोस्त अहबाब हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो सिम्टम्स को पहले देख लेते हैं। और अगर वो काउंसिल करना भी चाहें पेरेंट्स की, क्योंकि बड़ा प्राइवेट मामला होता है, तो पेरेंट्स नॉर्मली डिनाइल में चले जाते हैं, और वो नुकसानदेह होता है। अगर कोई मुश्किल वक्त आ गया है और कोई चीज़ है, तो जितना जल्दी एड्रेस करेंगे उतना ही उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसमें ज़ाहिर है कि पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत है, और उसके लिए ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटीज़ जो अपना रोल प्ले कर रही हैं वो तो माइक्रो लेवल पे है, लेकिन जैसे मीडिया जो है वो मैक्रो लेवल पे करता है। आप डिस्कशंस करते हैं, मुझे आपने यहाँ दावत दे रखी है, इस तरह मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर आप बात कर रहे हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस हो और उसकी वैल्यू को लोग महसूस कर सकें कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप छुपा के इससे हल हासिल कर सकें। बिल्कुल। और सर, इस बारे में क्या कहेंगे कि हमें करिकुलम चेंज करने की ज़रूरत है, करिकुलम के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, और ये अगर हमने चीज़ें ऐड करनी है तो किस लेवल पर? सेकेंडरी एजुकेशन में, प्राइमरी में, हायर एजुकेशन में? देखिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, द बिगेस्ट रूम इज़ द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो करिकुलम के इम्प्रूवमेंट की तो हर वक्त ज़रूरत रहती है, लेकिन करिकुलम कितना फेथफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अहम है। कि जो आपने लिख दिया कि ये पढ़ाया जाएगा और ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे और इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का असेसमेंट ऐसे होगा, तो क्या वाकई फेथफुली वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? क्या टीचर एक अहल है कि इस चीज़ को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस हवाले से जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि टीचर की ट्रेनिंग होना बड़ा ज़रूरी है, फिर मॉनिटरिंग टीचर की भी होना ज़रूरी है।
ये सिर्फ वन वे प्रोसेस नहीं है कि आपने टीचर को एक दफ़ा क्लास में भेज दिया तो फिर वो उसके बाद उसका कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूव होता है, लेकिन मॉनिटरिंग की और वहाँ ज़रूरत है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चाहे वो करिकुलम प्राइमरी लेवल का हो और चाहे वो हाईएस्ट PhD लेवल का हो, उसमें इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश हर वक्त रहती है, लेकिन उसका फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन होना और इफेक्टिवली नॉलेज ट्रांसफर होना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द करिकुलम इटसेल्फ। सर, करिकुलम के साथ साथ एक और बड़ी कमी है हमारे यहाँ कि हमारे जो टीचर्स की एक बड़ी तादाद है वो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हॉस्टाइल है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो शायद इंटरनेट यूज़ करना नहीं जानते, या वो मुख्तलिफ ऐप्स पे स्टूडेंट्स किस तरह काम कर रहे हैं, उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं अवेयर होते उस यूज़ से। फिर वो उन बच्चों को कैसे गाइड करेंगे कि आप ये एप्लीकेशंस कैसे यूज़ करें। तो क्या ये कंपल्शन होनी चाहिए कि जो भी टीचर अपॉइंट हो रहा है वो ज़रूर टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो, डिफरेंट ऐप्स कैसे यूज़ होती हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल रिसर्च के पर्पज़ के लिए कैसे होती है, ये सारी चीज़ें टीचर को पता हो? या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए उनके? एग्जैक्टली। जी देखिए, ऐसा है कि अब टीचर मुख्तलिफ तरह के हैं। वो टीचर्स जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व हैं और टर्शियरी लेवल एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनकी रिक्वायरमेंट फ़र्क है, और जो टीचर बिल्कुल प्राइमरी और किंडरगार्टन लेवल पे पढ़ा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स फ़र्क हैं, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस बहुत फ़र्क है। और किसी भी लेवल पे टीचर्स की इंडक्शन के वक्त सूटेबिलिटी होना ज़रूरी है, उसकी इंडक्शन के बाद उसकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, और ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। अब होता यह है कि एक दफ़ा एक टीचर अपॉइंट हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट अगर होती भी है तो कम होती है, फिर बहुत इफेक्टिव ट्रेनिंग भी नहीं होती। ये सब चीज़ें होंगी तो कौमें डेवलप होंगी। यहाँ मैं एक बात कहता चलूँ कि कौमें सिर्फ वो डेवलप होती हैं जहाँ पे गुड क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल हो। आप दुनिया की कोई एग्जाम्पल देख लीजिए, गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स आर द कैटलिस्ट ऑफ प्रोपेलिंग कंट्रीज इनटू स्ट्रांग इकोनॉमीज। और जब तक इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं होगी, जब तक हम इसी तरह सफ़र करते रहेंगे। वी नीड, दिस कंट्री नीड्स गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स एंड दैट विल कम थ्रू टीचर्स। सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़े लेवल पर जो हिस्सा है वो हमारे मदारिस भी हैं, तो मैं चाहूँगा आप इस हवाले से भी बात करें कि यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के आपस में लिंकेजेस की। देखिए, एक तो हमसे कहीं बहुत बेसिक गलती हो गई है। हमने मदरसों को समझ लिया कि ये कोई एक अलग चीज़ है और बाकी तालीम कोई एक अलग चीज़ है। मेरी नज़र में तो यूनिवर्सिटी भी मदरसा है और मदरसा भी यूनिवर्सिटी है, और इस तरफ बहुत ज़रूरी है कि हम तवज्जो दें। खाली दीनी तालीम हासिल कर देने से उस बच्चे के लिए आसानियाँ पैदा नहीं होनी। दीनी तालीम बहुत अहम है, और दीन आपको बहुत सारी वो तरबियत करती है जिससे आप सही इंसान बन सकते हैं और आपकी मॉरल वैल्यूज़ हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको इस दुनिया में रहना है। यू कैन नॉट प्रोड्यूस पीपल इन आइसोलेशन। तो दीनी मदारिस का, यूनिवर्सिटीज़ का एक जैसा इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। अगर दो सिस्टम्स पैरेलल डेवलप हो गए हैं तो क्या उसकी ब्रिजिंग नहीं हो सकती? आई एम श्योर ब्रिजिंग हो सकती है और होनी चाहिए कि हम अभी फॉर द टाइम बीइंग मुख्तलिफ जो दीनी क्वालिफ़िकेशंस हैं उसकी इक्विवेलेंस ड्रॉ करें, एनकरेज करें उन बच्चों को जो मदारिस में पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आएँ। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि वो बच्चे दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट स्पेशली दे दें, जो कि मैं नहीं समझता कि कोई बहुत मुश्किल काम है, ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम में आएँ। और फिर जब वो मिक्स होंगे बाकी पॉपुलेशन से तो उनके लिए भी फ़ायदा, और उनकी जो नॉलेज है उससे उन बच्चों को भी फ़ायदा है जो दीनी तालीम से ज़रा सा दूर हो जाते हैं। तो मेरा तो ख्याल है इसकी इंटीग्रेशन बड़ा ज़रूरी है और उनकी बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान काफ़ी काम भी कर रही है, और जाहिर है कि क्योंकि ये दो। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सरोज हशमत हमारे साथ मौजूद थे और हमारी इस्लाह की बहुत से मौज़ूआत से मुतालिक। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। बच्चों में जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर छोटे बच्चों में दांतों की भी सलमा बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल, दांतों के मसाइल की बात करेंगे। न्यूज़ ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो न्यूज़ ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जनाब। हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों के छोटे छोटे दांतों से मुतालिक, जो कि हम कहते हैं दूध के दांत है, अभी तो गिर जाएंगे। बच्चा मीठा खाता है, चॉकलेट खाता है, फीडर पीता है, कोई बात नहीं, मीठा खाने तो ये तो वैसे ही गिर जाने। भाई गिराने के लिए नहीं होते, दांत संभाल के रखने होते हैं क्योंकि इनसे बड़े काम लेने होते हैं। चकियां भी काटनी होती है, खाना पीना भी होता है, गिरें भी खोलनी होती है। बड़े यूजफुल होते हैं ना दांत, और जितने मजबूत होंगे उतने अच्छे होंगे। जैसे हम वो एड्स में गुलहरी को देखते थे कि वो लकड़ी को काट रही होती है, तो इंसानों ने खाना पीना भी तो काटना होता है कि नहीं? बिल्कुल। और बच्चों के दांत जो है वो मजबूत ही अच्छे लगते हैं, और प्यारे प्यारे से छोटे छोटे जो दूध के दांत का आपने जिक्र किया ना, ये दूध के दांत भी बड़े प्रीशियस होते हैं और बच्चों को बड़े प्यारे होते हैं। जब उनका दांत गिरता है तो वो बड़े परेशान भी हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि इसको मिट्टी में दबाना है, संभाल के तकिए के नीचे रखना है, क्या करना है, बड़ा कीमती दांत होता है। तो आज हम ये सब डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में जनाब डॉक्टर तारिक अकबर साहब, अ वेल नोन डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बच्चों के दांतों के हवाले से हमें समझाएं ठीक है कि ये दूध के दांत, और इन दूध के दांतों में भी कौन कौन से जो है ना वो बीमारियां लग सकती हैं? जी जी, पहले तो मैं जिस तरह डेंटल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की तरफ आ जाऊंगा। डेंटिस्ट की वही फील्ड जहाँ पर हम बच्चों की ट्रीटमेंट करवाते हैं, बच्चों के दांतों के मुतालिक उनको मुख्तलिफ चीज़ें, तो उस डेंटिस्ट बच्चों से डील करती है जी जी, जिस तरह हमारे सर्जरी होती है, गायनी होती है, डर्मा होती है ना, यूरोलॉजी वगैरह, तो इस तरह डेंटिस्ट्री में फर्दर जिसमें हम स्पेशल सिर्फ बच्चों को ही डील करते हैं डेंटिस्ट्री की, तो उसको हम पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री कहते हैं। तो बच्चों के दांत जिस तरह मेरे ख्याल में दूध के दांत हो या परमानेंट दांत हो, दोनों बहुत ज़रूरी है। बल्कि मेरे हिसाब से तो जो दूध के दांत होते हैं वो उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कुछ बच्चे बोल भी नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते, तो उनका ख्याल हमें पेरेंट्स ने करना होता है। लेकिन जब वो दर्द में होते हैं तो उनसे ज़्यादा फिर तकलीफ पेरेंट्स को होते हैं ना। तो मेरे हिसाब से बच्चों के जो दूध का दांत है उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आजकल जो हमारी ज़्यादातर इशू है बच्चों में वो डेंटल कैरीज़ है। अगर आप देख लें तो तकरीबन सर्वे मुताबिक 80% हमारे पाकिस्तान के बच्चों में डेंटल कैरीज़ है। अगर आप करेंगे तो 100 में से 80 बच्चों में अगर आप देख लेंगे इसमें डेंटल कैरीज़ होते हैं जो कीड़े वगैरह लगते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा मसले है कि हम मीठा वगैरह खा लेते हैं या ब्रशिंग टेक्निक वगैरह नहीं करते। इसके अलावा आजकल गम्स की भी बड़े इशू है हमारे बच्चों में। और इसके अलावा अगर हम देख लेंगे तो कुछ बच्चों के दांत मिसिंग होते हैं। मतलब बच्चे होते हैं कभी कभार कहते हैं कि स्कूल में बच्चे तंग करते हैं हमारे दांत नहीं है ना, तो कैरीज हो गई, या कुछ आपने बच्चे देखे उनकी जो फेस स्ट्रक्चर है, किसी का आगे झगड़ा होता है किसी का, तो इस तरह के जो मेन इश्यूज आजकल हमारे बच्चों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर बच्चों में ज़्यादातर क्योंकि अवेयरनेस थोड़ा कम है। तो दांतों में एक तो कीड़ा लगना बहुत कॉमन है, दूसरा गैप आ जाता है, और बच्चे फीडर ज़ाहिर उसमें चीनी वगैरह होती है, फीडर पीते पीते वो सो जाते हैं दांत साफ नहीं किए, तो उसके बाद क्या होता है कि वो कैविटी का खतरा ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही होता है? जी जी, जिस तरह बैक्टीरिया के लिए जो शुगर्स वगैरह उसमें एक रिएक्शन होते हैं, तो डेंटल कैरीज बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको एक एनवायरनमेंट मिल जाते हैं जहाँ पर शुगर वगैरह, तो अच्छा ग्रोथ करके कैरीज हो जाते हैं। बड़े तो हम अगर कोई मीठा वगैरह खाएंगे तो प्रॉपर ब्रश करें, लेकिन ज़्यादातर हमारा ये है कि हम बच्चों को रात को सुलाते हुए फीडर दे रहे थे, वैसे दूध में वैसे सक्रोज होते हैं, शुगर ऑलरेडी होते हैं, और एडिशनल हम उसमें चीनी या रूह अफ़ज़ा वगैरह ऐड कर लेते हैं, और इसके बाद बच्चों का फीडर मुँह में होता है वो सो जाते हैं। सही है, तो इस लायक कि उन बच्चों के पास ज़्यादा चांस होता है कि उनके डेंटल कैरीज होते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि एटलीस्ट नहीं आप बात कंप्लीट करें। उनको चाहिए कि एटलीस्ट अगर वो फीडर दे भी दे तो अगर ब्रश तो नहीं करवा सकते छोटे बच्चों के, एटलीस्ट नॉर्मल पानी उसके मुंह में डाल के उसको इस पोजीशन पे करे कि एटलीस्ट वो जो शुगर है, जो सक्रोज है, वो ना रहे, तो कम से कम फिर ये मेरा पॉइंट था कि ब्रश किस एज से करवाना बच्चों को शुरू करना है, क्योंकि बच्चे तो चॉकलेट्स के बहुत शौकीन होते हैं, क्रीम्स के, लॉलीपॉप्स के, इसी तरह की चीजों के। मेरे ख्याल में ब्रश की जो स्टार्टिंग वो साल से करनी चाहिए, और जाहिर सी बात है 2-3 के बच्चे के दांत आ जाते हैं पूरे, कुछ दांत आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, असल में कुछ भी है, मतलब असल में उनको ये कि वो खुद तो नहीं करते, लेकिन इस टाइम उनकी ब्रश जो है ना वो पेरेंट्स करवाते, तो एटलीस्ट हैबिट डेवलप, बड़ों को देखते लेकिन वो खुद ब्रश नहीं पकड़ते। और बच्चों के लिए ब्रश कौन सा यूज करना है ये भी पेरेंट्स को गाइड कर दें। बिल्कुल, बच्चों के लिए सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें, और पहले इनिशियल ये कर हम ब्रश नहीं, कम से उम्र बहुत कम है तो बेशक हम टूथपेस्ट या बच्चों के लिए स्पेशल टूथपेस्ट आते हैं ABC के नाम से वगैरह, जिसमें फ्लोराइड वगैरह की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू बड़ी उसमें कम। बच्चों का टूथपेस्ट भी अलग होता है? जी जी, उनके अलग
अलग होते हैं ABC के नाम से। ज़्यादातर हम लोग ये बड़ों वाले टूथपेस्ट बच्चों को जो वो नुकसान देते हैं, तो बेहतर ये कि उसको हम ना करें, क्योंकि इसमें बड़ों के लिहाज से फ्लोराइड या कोई और इंक्रीमेंट्स डालते हैं, बच्चों में होते उसमें अलग होते हैं। कुछ बच्चे वैसे टूथपेस्ट खाते भी हैं, तो ये खाने वाली हैबिट नुकसानदेह हो सकती है, अक्सर बच्चों में देखा है। वैसे ये आदत मैं खुद भी टूथपेस्ट शौक से खाता हूँ, सही है, बुरी आदत डॉक्टर है। साहब, आप जी मेरी बस अभी भी मतलब ये है कि टूथपेस्ट ये एक आदत बनी है ना बच्चों में, तो सही है। मुझे बस वैसे ही जब होते हैं तो टूथपेस्ट लेके दोस्त कहते हैं आप क्या करते हैं, वैसे एक आदत बनी है, हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट भी एक चीज़ अगर आप एक्स्ट्रा ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ है एक लेवल से ज़्यादा इस्तेमाल करें उसका नुकसान है, मैदे पे भी असर पड़ते हैं, तो नहीं खाना नहीं चाहिए। नहीं, क्या पता स्टमक भी साफ हो जाता हो दांतों की तरह जिस तरह बिल्कुल बच्चे खा लेते हैं, लेकिन यह है कि उनके टूथपेस्ट इस तरह होते हैं अगर वो इनहेल भी करे उसमें क्वांटिटी फ्लोराइड इन चीज़ों की इतनी कम होते हैं कि वो इतना नुकसान नहीं देते। ठीक। तो इस तरह बच्चों को आप 1 साल की उम्र से शुरू करवा दें, बिल्कुल उनका हैबिट आप करें तो वो टाइम के साथ वो आगे चल के इसको अपना सकें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बच्चे जब बड़े होते जाते हैं, फिर दूध के दांत जो है वो तो चले पूरे निकल आए, फिर जब अक्सर ऐसे बच्चे हम देखते हैं जिनके दांतों की प्रॉब्लम होती है, उनको कीड़ा लगा होता है और ख़ास तौर पर नीचे सारा दोनों तरफ जो है वो गम्स भी ख़राब हुए होते हैं और बिल्कुल ब्लैक दांत हुए होते हैं, उसकी क्या वजह है? बच्चों में जो कीड़ा जिस तरह खेरिस, तो हमने बता दिया कि यही हैबिट्स वगैरह की वजह से भी ब्रश वगैरह नहीं करते। जिस तरह आप लोगों ने ब्लैक का बोला, तो एक डेंटल केरीज होते, एक दांतों पे आपने देखो बच्चे के निशान होते बिल्कुल ब्लैक वगैरह ना, तो ये मुख्तलिफ वजह हो सकती है। कुछ बच्चे कि बचपन में कोई ताकत की मेडिसिन वगैरह इसका रिएक्शन भी हो सकते हैं, कोई एंटीबायोटिक्स का भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे इस तरह था कि वो लंबी बुखार, उसको बुखार हो जाते, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते, तो वो कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करके उसका वो रिएक्शन हो जाता है। ये रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल ये रिवर्स हो सकती है, क्योंकि रिवर्सिबल है, इसमें आप हम पॉलिशिंग वगैरह करते हैं तो ये बच्चे वापस ठीक हो सकते हैं, मतलब वो जो निशान वगैरह वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन जो डेंटल केरीज उसका हमने ट्रीटमेंट करना होगा, फिलिंग्स वगैरह या रूट कैनाल जो भी है, लेकिन ये रिवर्स हो सकते हैं। और अगर बच्चे बहुत अच्छी केयर करें दांतों की, दूध के दांत, वो कितना अरसा चल जाते हैं? 15 साल की उम्र तक? वैसे बच्चों के दांत तो स्टार्ट होते हैं 4 महीनों से, दांत आना स्टार्ट होते हैं। कभी कभार तो ऐसे कि बाय बर्थ भी बच्चों के दांत होते हैं ना, बिल्कुल हाँ, कुछ बच्चों के होते हैं। ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आए थे लास्ट वीक, जिसकी एक बच्चा था 2 दिन का था, उनके सामने वाली दांत थी, तो फिर हमने एक्सट्रैक्ट की ना, क्योंकि फीडिंग वगैरह में उनको फिर प्रॉब्लम होती है। तो तकरीबन कहते हैं कि 8 महीने से या साल से बच्चों का हम विजिट स्टार्ट करें डेंटिस्ट के पास। अगर वो साल का है तो हम तो जब तक बच्चा रोता नहीं है या वो कहते दांत में दर्द नहीं है तो हम डेंटिस्ट के पास नहीं है, तो एटलीस्ट जब से एटलीस्ट 1 साल से हम स्टार्ट ले लें। और ये जो दूध के दांत गिरते हैं और परमानेंट दांत है, तकरीबन ये ड्यूरेशन 12 साल तक चलता है। सही है, इसमें दरमियान में 8 और 12 साल के दरमियान एक स्टेज आती है जिसमें कुछ दूध के दांत गिर जाते हैं और नहीं है, तो वो बिल्कुल अजीब सा शेप होता है और कोई, तो उसको हम अगली डक्टिंग स्टेज कहते हैं। बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स आते बड़े परेशान होते हैं कि उसके एक दांत तालू में निकला है, एक साइड पे निकला है। तो 8 साल से 12 साल का जो ड्यूरेशन होता है वो मिक्स डेंटिशन उसको कहते हैं। तो तकरीबन ये कि एटलीस्ट 1 साल से लेके हमेशा, लेकिन 12 साल तक जो मिक्स डेंटिशन में हम ज़्यादा केयर करनी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह ये मसले नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ये भी बताइएगा कि स्केलिंग हम लोग आम तो करवा लेते हैं, लेकिन बच्चों की स्केलिंग क्या करवाई जाती है, ज़रूरी है, और किस एज में करवानी चाहिए? वैसे बच्चों का ये होता है कि उनमें इतने ज़्यादा स्केलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम उसको रेगुलर ब्रश करवाए, या कुछ ये है कि बहुत छोटे बच्चे तो पेरेंट्स अगर अंगूठे से भी उनके दांतों को साफ करें नॉर्मल पानी से, तो वो बैक्टीरिया वगैरह। लेकिन कभी कभार ऐसे कुछ बच्चे बीमार स्पेशल कंडीशन में, तो उस पर हम कर सकते हैं। फिर स्केलिंग की भी किस्में होते हैं, एक हम मैनुअल करते हाथ से और एक होते मशीन से। तो बच्चों को ज़्यादातर प्रेफर करें कि वो हाथ वाला करे, मशीन वाला हम नहीं करवाते, लेकिन कभी कभार एक कंडीशन पे डिपेंड कर लेते हैं, करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, दांतों को एक्सट्रैक्ट करना बड़ा एक पेनफुल प्रोसेस होता है, मतलब कोई बड़ा बंदा भी करवाए तो चीखें निकल जाती हैं। छोटे बच्चों के दांत एक्सट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं? क्या उसी तरह जनरल एनेस्थीसिया के साथ? पहले तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को दांत हम लोकल एनेस्थीसिया में करवाएं, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में प्रॉपर हमें ओटी में जाना पड़ता है, उनकी टेस्ट करने पड़ते हैं, बच्चे को बेहोश करना पड़ते हैं, पेरेंट्स होते हैं। लेकिन 90% बच्चे जो है ना वो दांत इस तरह निकलवाने, या तो अक्सर डेंटिस्ट के पास बच्चों की चीखों की आवाज यही होता है। हमारे हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो आपको यहाँ से भी आवाज आएगी, उधर से भी आवाज, या तो ये होता है कि हम जबरदस्ती तशद्दुद हो रहा है ना, तो करना है। लेकिन ये कि ज्यादातर फिर पेरेंट्स कहते हैं कि ये नहीं करते, तो हम जनरल एनेस्थीसिया की
तरफ जाती है, उनका जितना ट्रीटमेंट होता है इस लिहाज से हम घंटा डेढ़ उसको बेहोश करके उनकी फीलिंग्स है, रूट केनाल एक्सट्रैक्शन है, तो ये चीज़ें हम ये लोग करवा लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग ऑफ एयर एक चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि बच्चे हमेशा अंगूठा मुंह में रखते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर वाले दांत या नीचे वाले दांत उनका स्ट्रक्चर खराब हो गया। उसके बाद आती है ब्रेसेस की बारी। तो ब्रेसेस की क्या उम्र होनी चाहिए, क्योंकि लोग तो अभी इस एज में 25-26 साल की उम्र में आके भी लगवा रहे हैं। जिस तरह आप लोगों ने कहा, बिल्कुल ये एक बीमारी है थंब सकिंग के। कुछ बच्चे होते हैं, आप लोगों ने देखा हो, अगर वो हमेशा उनका अंगूठा इस तरह होता है ना, तो पेरेंट्स उनको अवॉइड करने के लिए तरीके घरेलू टूटका है कि कुछ इधर मिर्ची लगाते हैं, कुछ इस पे यहाँ लगाते हैं ना। लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास आते, ऐसे भी बच्चे आते जो लोग आते जो 25-30 साल के, फिर भी हमारे पास इस तरह ना, अगर 2 साल से 5 साल तक सीरियसली आ जाते, 2 से 5 साल तक थे तो एटलीस्ट हम इसको इतना सीरियस नहीं। लेकिन 5 साल के बाद ये है कि बोन ग्रोथ हो जाते या परमानेंट दांत आने स्टार्ट हो जाते। तो अगर ये इस तरह रहेंगे तो फिर ये होता है कि इस पर प्रेशर लग जाते, तो जो सामने वाला जबड़ा है वो आगे आता है और ये नीचे वाले पीछे जाते हैं, तो उनका ब्रेसेस लगते हैं। जिस तरह ब्रेसेस काम ने किए, तो ब्रेसेस एटलीस्ट हमें 12 से 14 साल में स्टार्ट करनी चाहिए, और बेस्ट उम्र तो उनकी 18 से 20 जो उम्र है, बल्कि 25 तक ये बेस्ट टाइम है। लेकिन इसके बाद ये है कि जो रिजल्ट हमें इनिशियल 18-19 में साल में मिलता है, तो हो सकता है कि वो 30 के बाद हमें 2-3 साल में, क्योंकि फिर हमारा एज बोन ग्रोथ हो गया। तो बेस्ट ये है कि किसी को मसले तो एटलीस्ट 12 से 13 हो चुकी है, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन होता है? सोल्यूशन होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत स्लोली उसका रिजल्ट आ जाता है। तो बेस्ट ये है कि हम इनिशियल 18, 16, 14 इसमें करें तो बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर साहब आपके आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बच्चों को भी यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। वेल, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाला मुल्क हम लोग पहला बन चुके हैं, उसी के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी में भी कहीं पीछे नहीं हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि लास्ट डेज में फार्मूला 1 कार भी बनाएगी बच्चों की तरफ से। तो इसी तरीके से रोबोटिक्स की दुनिया में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, और 3 होनहार तालिबे इल्म पाकिस्तान के, उनसे आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग चल रहे हैं ब्रेक की तरफ, एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहें। तवानाई बचाएं, मैशियत की तवानाई बढ़ाएं। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच के साथ। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा।
Welcome to Star and Style Season 3. The superstar, multi-talented Maria Vasti, melodious Shabnam Majid. सीजन ही ऐसा रखा हुआ है ना बाहर का। नुसरत फतेह अली खान साहब जो कि मेरे उस्ताद थे। मैं तो सदा अपने पिया की रहूंगी। तुम्हारे शो पे आके ज्यादा बोलती हूँ। शुरू से बचपन से रियाज करती आ रही हूँ। It is so refreshing. बहुत जल्द मुलाकात होगी Star and Style Season 3 में with my friend Asimia Tivana. Only on CTV Home. सितारों का जहां सारी पोशीदा आईना दिखाता है, रुख हर एक तस्वीर का आईना बताता है। हम मसला लेके तो खड़े हो जाते पर हम उसके हल की तरफ नहीं जा रहे। सवाल ये है कि ये जहर मुआशरे में फैलता क्यों है? वायरल टैलेंट नहीं हो रहा। हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं? आखिर मसला क्या है? वेलकम बैक जनाब। बात हो रही थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और रोबोट का जिक्र नजम ने पहले कर दिया था और मैंने रोबोट को देखते ही सबसे पहले पूछा कि ये बातें करता है या नहीं करता, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है। मैंने ड्रामाज में देखा ना रोबोट्स को बातें करते हुए, तो आई रियली विश कि मेरे सामने जो रोबोट है वो भी बातें करना चाहिए। आपसे बातें करे? मेरे से जाहिर है, और किससे बातें नहीं, आप वो जनरल वैसे ही बातें करे, कोई नहीं मुझसे मैं उससे कुछ पूछूं वो मुझे बताए। तो ऐसे रोबोट का मुझे इंतजार था। हमारे पाकिस्तान के प्यारे प्यारे होनहार तुलबा ने जनाब ये कारनामा सरंजाम दिया। उन्होंने दो तरह के रोबोट्स, एक तो ट्रैकिंग रोबोट है जो ट्रैक करता है लाइंस के ऊपर, वो फॉलो करता है डायरेक्शंस को, और दूसरा जनाब बातें भी करता है। पता नहीं और क्या कुछ करता है नजम। तो हम लोग मिलते हैं जी उन होनहार दो तलबा हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी भी मुलाकात करवाते हैं, उनके इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तैयब बशीर और मुस्कान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या प्रोजेक्ट है आपके, माशाल्लाह से कुछ बताइएगा। मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी से। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हम यहाँ पर आए हैं अपने रोबोट को प्रेजेंट करने के लिए। तो हमारा जो मेन रोबोट है ये इसका नाम है मेडिकल रिसेप्शनिस्ट इनोवेटर। MRI से हमने इसको तशबीह दी है। MRI एक मेडिकल फील्ड का टेस्ट है, उससे हमने इसको तशबीह दी है और इसका काम है बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता है ये पेशेंट से। जो पेशेंट फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल के अंदर इंटर होता है उससे उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता है। लाइक यस सर, उससे खुद इन्फॉर्मेशन लेगा, लाइक उसका बीपी चेक करेगा, हार्ट बीट उसकी चेक कर लेगा और ऑक्सीमीटर के साथ ऑक्सीजन लेवल, यस सर, वेरी नाइस, ऑक्सीमीटर के साथ ऑक्सीजन लेवल इसका चेक करेगा, वेरी नाइस, यस। और फिर देन ये पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये जो उसका डाटा कलेक्ट करके ये डाटा की एक्सेस दे देगा डॉक्टर को। सही। और डॉक्टर को मतलब पता चल जाएगा कि जो मेरे पास आने वाला पेशेंट है, यस सर, वो किस लिए आ रहा है, उसके ऑक्सीजन लेवल क्या, उसकी हार्ट बीट इस टाइम क्या चल रही है। तो कितनी मेहनत हुई इस पर और क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है? इसमें हमें तकरीबन 1 सेमेस्टर के अंदर एक सेमेस्टर के अंदर हमें इसको कंप्लीट कर लिया है, जैसे शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच फॉर और यूनिवर्सिटी इतना कोऑपरेट किया हमारे साथ, इक्विपमेंट्स हमें अवेलेबल से, और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर हमने इतनी मतलब इनोवेटिव चीज़ बना लिया। और जो इसके अंदर इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं वो इसमें हमने आर्डिनो ओनो का यूज़ किया हुआ है और हैवी मोटर्स गियर मोटर्स का यूज़ किया हुआ है हमने इसके अंदर।
और जो इसके अंदर हैंड मूव इसका करता है उसके हमने सर्वो मोटर्स का यूज़ किया हुआ है। ओके। और nice. जो इसके जो बाकी फीचर्स हैं लाइक जैसे कि वो टेम्परेचर करेगा, मेजर करेगा और ऑक्सीजन लेवल जो इसका लेगा और चेक करेगा, तो उसको वो भी इक्विपमेंट्स हम अपनी यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही बना रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, मैं मुस्कान का प्रोजेक्ट भी देखूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ इससे पहले ना इसका थोड़ा सा हम डेमो ले लें। ये मरीज है हमारे पास, मरीज से इन्फॉर्मेशन लेनी है जनाब आपने। अभी इसकी प्रोटोटाइप है, ठीक है। तो अभी इसको हम इम्प्लीमेंट हमने किया, एम्बेड करनी है, चीज़ें हमने अलग रखी हुई हैं। ओके सर, तो अभी ये जस्ट प्रोटोटाइप है, ये आप आएगा आपके पास, जस्ट सैल्यूट करेगा। यस सर, सैल्यूट करेगा। ओके जी। सलमा, आपने बातें करनी थी ना? ओह, ये हमारे पास आ रहा है। यस, ओके, सो बातें करें। हेलो, वाओ, ये रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। वेरी नाइस, अमेजिंग। ओके, सो ये सिर्फ जेस्चर के तौर पर रिस्पॉन्स करेंगे कुछ? अभी तो फिलहाल इसकी प्रोटोटाइप है, ये भी सिर्फ जस्ट आपको हम इसको वेलकम और क्या करेगा। कह सकते हैं? इसको हम लाइक अभी तो जैसे अभी पेशेंट के साथ आया और पेशेंट के साथ ये प्रॉपर इंटरेक्ट करेगा। हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे हम CS के स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में एक और डिपार्टमेंट है AI का, एक डिपार्टमेंट है यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके अंदर एक कोर्स है नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। तो उससे के थ्रू ये आपके साथ नेचुरल लैंग्वेज आपकी आप बात करेंगे, इससे ये आप उसकी बात को सुनेगा और आपको उसका मुताबिक उसका जवाब देगा। अभी मैं इससे मजीद इंटरेक्ट कर सकती हूँ? अभी से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी दोबारा हेलो कर लो एक दफा। अभी वो नाराज है। हेलो, वाओ, ओके जी, ये वापस अपनी जगह पे चले जाएं क्योंकि अब हम लोगों ने दूसरे रोबोट के बारे में भी जानना है। सो मुस्कान, क्या है आपका प्रोजेक्ट? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है। मैं शिफा तामीरी मिलत यूनिवर्सिटी में CS कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। तो अब जो मेरा रोबोट है वो लाइन फॉलोअर रोबोट है। ये ऐसा रोबोट है जो लाइन को फॉलो करता है। हम इसको कोई ट्रैक दे दें तो ये उसको फॉलो इजीली कर लेता है। वेरी नाइस। अच्छा, इससे पहले कि हम इससे ट्रैक फॉलो कराएं, मुझे ये बताएं कि इसके लिए जो लाइंस ड्रॉ की जाती है उसका कोई खास मटेरियल होता है? कोई खास रीजन होती है इसके फॉलो करने की? सिर्फ ये ब्लैक लाइन, इसके लिए ना आप कह लें कि दो किस्म के आपके पास जो आपका ट्रैक है ना वो दो कलर्स पे डिपेंड होना चाहिए, एक जिसकी हाई रेंज और जिसकी लो रेंज हो। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हमने वाइट और ब्लैक यूज़ किया हुआ है, तो ये ब्लैक लाइन को फॉलो करेगा। अब जरा इसको फॉलो करवा के हमें दिखाएंगे कैसे फॉलो करेगा? ओके जी, सो ये हैं जी पाकिस्तान के होनहार तालिबे इल्म और पहली सेमेस्टर की ये तालिबा है। अगर हम दिखा सकें, ये ब्लैक लाइंस ड्रॉ हुई हुई है और ये उसके ऊपर अपना रास्ता तलाश कर रहा है। नाइस। ये अभी लाइटनिंग का इशू है तो शायद इस वजह से जी वापस आ रहा है, लेकिन लाइंस के ऊपर ही, ये लाइंस के ऊपर ही फॉलो करेगा। अगर मैं इसको कहीं भी तरीके से छोड़ दूं, प्रेस नहीं है। हाँ जी, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इशू भी है। अच्छा मुस्कान, ये इसको हम अगर टेक्नोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम किन किन कामों के लिए इसको यूज कर सकते हैं? हम इसको रेस्टोरेंट्स में एज अ वेटर भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस। और लाइंस ड्रॉ हुई हूँ और आपके पास जो है ना वेटर इस तरीके से चलते हुए कुछ भी लेकर आ जाएगा। पहले ऑर्डर लेगा आपका ये वाला वेटर, ठीक है, और फिर ऑर्डर को डिलीवर करने आएगा वो दूसरे वाला वेटर। और उसको आप बेशक 10 चक्कर लगवा लें, बेचारे ने कौन सा थकना है। ज्यादा से ज्यादा बैटरी का जो है वो यूज होना है। इसमें कौन कौन सा आपने प्रोडक्ट्स के लिए मटेरियल यूज किया? इसमें ना हम लोगों ने आर्डिनो यूनो यूज़ किया है। जो आर्डिनो यूनो मतलब एक ऐसी चिप होती है जिसको आप कह लें कि ये इस पूरी प्रोटोटाइप का ब्रेन है। वो इसके सारे कंपोनेंट्स को मैसेज कन्वे करता रहेगा कि आपने कब कौन सा काम करना है। अगर इसने फॉरवर्ड जाना है तो वो उसकी मोटर्स को कहेगा कि आपने फॉरवर्ड मूव करना है, तो वो आगे जाएगा। अब जहाँ बात आती है कि ये लाइंस को कैसे फॉलो करता है, तो लाइंस को फॉलो करने के लिए हमने इसमें IR सेंसर्स यूज़ किए हैं। ये जो सेंसर्स होते हैं ये लाइन को डिटेक्ट करते हैं और ये उसको फॉलो करते करते जहाँ तक वो पाथ होगा उसको फॉलो करता है। अच्छा, आपका पहला सेमेस्टर है? जी, मेरा और पहले सेमेस्टर में ही आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है? जी, क्योंकि हमारी माशाल्लाह फैकल्टी इतनी अच्छी, उन्होंने हमें इतना अच्छा गाइड किया है कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में लाइन फॉलोइंग रोबोट। आप भी देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में? नहीं, मैं सेकंड सेमेस्टर का हूं। अच्छा, आप दोनों के रोबोट्स में मैं बारी-बारी जानना चाहती हूँ, ज़ाहिर है ये टीम वर्क होगा या ये आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं? नहीं, ये टीम वर्क है। टीम वर्क। कितने लोगों का ग्रुप है, कितने लोगों ने इस पे काम किया और कितने लोगों ने इस पे काम किया? इस रोबोट पे 4 लोगों ने काम किया। और इस पे? और हमारी भी टीम है, वो 4 लोगों की टीम है। और 4 लोग। यस, ठीक है। और सबका काम डिवाइडेड होता है, किसने क्या करना है? डोमेन्स अलग-अलग होती हैं सबकी? हाँ, किसी ने डिवाइड कर दिया काम को कि आपने ये करना है डिवाइस, किसी ने कोडिंग किया है, किसी ने इसका सर्किट डिज़ाइन किया है, किसी ने सर्वो मोटर्स का यूज़ किया है जिसमें मतलब ये इम्प्लीमेंट किया है इसके अंदर, और मतलब डिवाइड करके काम अच्छा, किया। अब जरा इसके फाइनल लुक पे आ जाते हैं कि अभी तो ये कार्ड्स इसमें यूज हुए हैं और अंदर प्रॉपर आपने सिस्टम लगाया, अभी इसमें चीजें इंस्टॉल होंगी और बाहर से भी इसका स्ट्रक्चर ज़ाहिर है चेंज होगा। फाइनल प्रोडक्ट जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, हम स्टील का बना हुआ, और ये उसी तरह से होगा? यस, लाइक देखें अभी तक पाकिस्तान के अंदर
कोई भी ऐसा रोबोट एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी इनोवेशन है, बहुत बड़ी। तो चूँकि हम शिफा से हमारा ताल्लुक है और शिफा में भी अभी तक ऐसा रोबोट कोई एग्जिस्ट नहीं करता जो कि डायरेक्ट पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करे और पेशेंट से आके उसकी इन्फॉर्मेशन ले, लाइक BP वगैरह चेक कर ले। और लाइक कोविड में आपने देखा होगा कि किस तरह हालात थे कि डॉक्टर भी डरता था पेशेंट के पास आने से और पेशेंट भी डरता था डॉक्टर के लिए। तो ये एंटी कोविड है। मेरे जहन में सबसे पहले यही आया था कि ये कोविड में कितना यूज, सारी इन्फॉर्मेशन भी ले रहा है और उसके बाद इफेक्टिव भी नहीं है, कैरी नहीं कर सकता। जी जी। और ये फिर अभी तो हम इसको रिमोट के साथ कंट्रोल कर रहे हैं और इन द फ्यूचर हम इसको वेब के थ्रू कंट्रोल करेंगे, जिससे आपके पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ले लेगा, लाइक टेम्परेचर उसका चेक करेगा, उसका BP वगैरह चेक करके और इसका जो हार्ट बीट चेक करेगा। हर चीज़ के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। खुदा ना खास्ता कोई मेल फंक्शन हो जाए, अगर ये पकड़ ले पेशेंट को कि मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर अगर ये पेशेंट की गलत इन्फॉर्मेशन ले ले, नहीं गलत इन्फॉर्मेशन ले नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर फिक्स प्रोग्राम होते हैं, फिक्स प्रोग्राम का यूज़ किया गया होता है। और एक तो पेशेंट के लिए सेटिस्फाई होता है कि लाइक अगर कोई मैनुअली बंदा बैठा हुआ है, ह्यूमन इन्वॉल्व है किसी चीज़ के अंदर, लाइक सुबह आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो सुबह से लेकर शाम तक स्टिल पेशेंट्स का ले रहा होता है और एक डिप्रेशन होता है, मतलब हाँ। और ये जो मशीन है इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन में 100 पेशेंट्स आए या 1000 पेशेंट्स आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज पैरामेडिकल के दिन पर एक और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो है इनोवेशन आ गई। पैरामेडिकल स्टाफ में ये इजाफा हुआ है। ऐसे पता नहीं कितने लोग थे कि जैसे हर एक डॉक्टर के साथ हमें 8 पैरामेडिक्स की जरूरत होती है, तो इस तरह के 8 होंगे तो ये मेरा ख्याल है ज्यादा तेजी से। और क्या पता ये मल्टीपल काम कर सकता है, जो बंदा एक वक्त में एक काम कर सकता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ा है और तरक्की हो रही है। अच्छा मुस्कान, मुझे बताइएगा कि आपके एम्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं और कौन सी इस वक्त आपकी डिग्री है और उसमें क्या क्या फिर सेकंड सेमेस्टर के लिए आपका प्लान है, या इसी को आगे बढ़ाना है और इसको ही रिफाइन करना है? जी, हमारा जो फ्यूचर पर्पस है ना वो दरअसल यही है कि हम इसको एक बड़े लेवल पे इसको बनाएं और हम इसको रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज़ करें। अब जैसे आपको पता होगा कि लास्ट वीक एक रेस्टोरेंट में इतने ज़्यादा कस्टमर्स आ गए थे उसकी ओपनिंग पर कि उनको मैनुअली हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर वो पूरा रेस्टोरेंट एक रोबोटिक सिस्टम पे बेस करता होता तो ये जो उधर रश लगा हुआ था और जो इतनी लंबी लंबी लाइन्स लगी थी वो ना लगी होती और काम भी एक्यूरेट हो जाता। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इसको फ्यूचर में किसी रेस्टोरेंट में एज अ वेटर ही यूज़ करें। आपकी इंस्पिरेशन क्या है इन दोनों मॉडल्स की? आप लोगों ने कहाँ से ये मॉडल्स की जो है ना इंस्पिरेशन ली है? इसकी इंस्पिरेशन तो अगर आप देखें हमारी चाइना में भी काफ़ी यूज़ हो रहे हैं और जापान में भी, वहाँ पर भी आप देखें रिप्लेसमेंट हो चुकी है उधर। जी, वहाँ पर तो रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान भी तो इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होना चाहिए। तो हमारे मुल्क में भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि पता लगे। और आप लोग कर रहे हैं, होनी चाहिए नहीं, आप लोग कर रहे हैं और ये आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ मुस्कान, क्योंकि ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में बड़ा यूजफुल रहेगा, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, कितना वेट उठा सकेगा? ज़ाहिर खाना डिलीवर अगर ये करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ वेट उठाने की कैपेसिटी इसकी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है? अब जैसे ये तो एक प्रोटोटाइप है ना, अगर हम कैपेसिटी के लिहाज से हम उस लिहाज से उसको डिज़ाइन करेंगे कि वो जितना भी हम लोगों ने फूड डिलीवर करना है वो उसको ईजिली कैरी कर सके। ये तो जैसे एक हमने प्रोटोटाइप बनाई है, वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी कैपेसिटी के लिए हम उस लिहाज से इसको बिल्डअप करेंगे, उस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। और ये भी एक कंपटीशन भी जीत चुका है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने कंपटीशन के बारे में तो बताएं। जी, हम नेशनल कंपटीशन में गए थे तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के आए हुए थे स्टूडेंट्स, बट हमारे रोबोट ने, अब आप देख सकते हैं कि ट्रैक कोई इतना इजी ट्रैक नहीं है। वो ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल एक सीधी सीधी लाइन हो, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी और ऐसी। और ये टेढ़ी मेढ़ी इसका इम्तिहान लेने के लिए लाइन जी जी वो कितना फॉलो करता है, किस तरीके से? जी, तो ये उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी बीट किए क्योंकि हम लोगों ने इस पर काफ़ी मेहनत की थी। माशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले कोई प्रोजेक्ट्स आप लोगों के, वो कहते हैं ना कि कामयाबी से पहले नाकामियां मिलती रहती हैं, सो कुछ फेल होते रहे प्रोजेक्ट्स? स्टार्ट में तो होते रहे क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन फिर हमारे टीचर्स ने हमें इस तरह गाइड किया कि ये काम यूँ नहीं, आपने यूँ करना है। तो करते करते फिर हम लोगों को समझ आ गई कि ये काम कैसे करना है, उसको कैसे बनाना है। फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा मुश्किल होता ही एक बनाने में। तो ये अब आप मुझे बताइएगा, आपने जिक्र किया था कि ये जॉइंट वेंचर में बन रहा है एक और डिपार्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिपार्टमेंट है उसके साथ। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फीचर्स इसके अंदर होंगे? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम फीचर्स इसमें डालेंगे, लाइक आप आए हैं हॉस्पिटल में आए हैं, आपको पता नहीं है कि आप नया हॉस्पिटल है कोई, तो आप उसमें आए हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठा हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट किस साइड पे है।
तो ये आपसे आएगा, पहले आपको वेलकम करेगा, आपसे ग्रीटिंग्स देगा, आपसे बात करेगा और उसके बाद फिर आपका ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा लाइक टेम्परेचर वगैरह ये सब कुछ चेक कर लेगा। और फिर ये आपसे जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे लाइक आपसे पूछेगा कि आप यानी कहाँ जो जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन था। इसमें फीड होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगी। जी जी। तैयब कोई भी जर्नी आसान नहीं होती, बहुत से लोगों के लिए आप बिल्कुल। इंस्पिरेशन है जी, कि एक स्टूडेंट ने इस तरह रोबोट तैयार कर लिया, बड़ी बात है, बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं बना पाते, ठीक है। आपको यहाँ तक पहुँचने में क्या मुश्किलात पेश आई, किन मराहिल से आप गुजरे और फिर आज आप एक माशाल्लाह कामयाब स्टूडेंट है, अभी आपको एक्सपर्ट बनना है, अभी और पता नहीं कितनी इनोवेशंस हम आपके हाथों से देखेंगे। जी जी। तो फर्स्ट जो हमारी आई थी इसमें कि हम इसकी बेस जो मेन चीज़ होती है, बेस पे हमको ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमने इसको खड़ा करना है, तो बेस ये हैंडल कैसे होगा, इसके मैनेज कर लेगा इसको। और फिर उसके बाद हमने जो इसके सर्किट्स वगैरह डिज़ाइन किए हैं, सर्किट डिज़ाइन करने में हमारी जो फर्स्ट टाइम था ना, चूँकि तो सर्किट्स का कई बार जल भी गए हैं हमसे सर्किट्स, तो मतलब कॉस्ट हमारी फर्स्ट टाइम तो ज़्यादा ही आई है और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम इसको रीगेन करेंगे तो इसको हम कॉस्ट और टारगेट रखा है कि इस टारगेट तक हमें ये इसको फाइनल फॉर्म में लेके आना है, लाइक प्राइस के थ्रू या नहीं लाइक टाइम कितना लगेगा फाइनल प्रोडक्ट बनने तक? फाइनल प्रोडक्ट बनने में हम इसको यूनिवर्सिटी के साथ ही लेके जा रहे हैं, जैसे कि हम सेकंड सेमेस्टर में अभी जैसे जैसे जो कोर्स हम इसमें पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इसको इंप्लीमेंट करते जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, आई वांट यू टू टॉक अबाउट, जिस तरीके से सलमा ने मेंशन किया कि आपकी अपनी जर्नी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही है। आप स्कॉलरशिप के एक ब्राइट स्टूडेंट हैं, ठीक है, इंटरनेशनली भी आप काम कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। सो ज़रा अपनी जर्नी के बारे में भी बताइएगा कि कैसे लोग अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। मैं अपने बारे में अगर बताना चाहूँ तो फर्स्ट तो मैं मतलब बैकग्राउंड से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आ सकूँ और मतलब फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैं पहले जॉब स्टार्ट किया। मैंने जॉब स्टार्ट करके मैंने फ़ीस थोड़ी सी इकट्ठी किया और उसके बाद इकट्ठी करने के बाद मैंने इस शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया है और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद इधर से मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई है और फिर यूनिवर्सिटी में आने के बाद फिर इन लोगों ने मुझे स्किल्स दी हैं, SEO की स्किल्स मैंने सीखी हैं और मैंने कंप्लीट किया 2 मंथ के अंदर। मुझे एक कनेडियन की टॉप इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर जॉब भी मिल गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके अंदर उनके साथ वर्क कर रहा हूँ प्रॉपरली और साथ यूनिवर्सिटी भी मैनेज कर रहा हूँ। अपनी फीस खुद एक्सपेंडिचर सारे मैं खुद और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो तमाम देखने वालों के लिए एक एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है कि इनसे देखें सीखें। हर चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार नहीं होते, बहुत पैसा बहुत कुछ दरकार नहीं होता। अगर विल हो तो फिर आप किसी भी तरह से, उन्होंने पहले जॉब की, फिर अपनी फीस के पैसे जमा किए, स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, उसके बाद स्कॉलरशिप मिला और माशाल्लाह ये इनोवेशन जो हम देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये इनोवेशन माशाल्लाह हमने से पहले नहीं बहुत बहुत खुश हुई आप लोगों से मिलकर। बहुत शुक्रिया तैयब, बहुत शुक्रिया मुस्कान, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके सब के लिए। वापस आएंगे और कुछ और भी हमारे साथ छोटे नन्हे मुन्ने से फनकार मौजूद होंगे चिल्ड्रन स्पेशल में, कहीं मत जाए, हमारे साथ रहें जी। रियासत कभी कभी हमदर्दी का हाथ बन जाती है और कभी ये हमदर्दी का हाथ शाहीन का पंजा बन जाया करता है। अब्दुल हमीद से लड़ने वाले उसे बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन अब कोई है जो अब्दुल हमीद को बहुत अच्छी तरह जानता है। हमारे पास इतनी ताकत है कि अब्दुल हमीद को तख्त से उतार दें। रियासत के गद्दारों को पकड़कर एक एक को सजा देंगे। अब हम आपके खिलाफ नहीं है, हमने बस एक माँ होने का फर्ज अदा किया। अहमद जलालुद्दीन पाशा को बुलाइए। अहमद जलालुद्दीन पाशा को? वो एक जाल बुन रहा है। अब उनका मंसूबा है कि हमारे ही किसी फर्द के जरिए हमें कमजोर कर दे। हम किसी को शिकार नहीं बनने देंगे। तमाम पाशा हजरात तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफा पेश करेंगे। हमारे पास गद्दार पाशा की तहरीर है। देखते हैं कि पेरिस में सफीर आखिर कौन बनना चाहता है। इस सब के पीछे सिर्फ अहमद पाशा ही है। सब एक दूसरे को नोच खाने के लिए दौड़ेंगे। ये बहुत बड़ी गद्दारी है। पाशा ने गद्दारी की है। गिरफ्तार कर लो फौरन। कानून अवाम के हकूक का मुहाफिज, मगर जब अवाम ही अपने कानूनी हकूक से लाइल्म हो तो ये इनके हसूल के खातिर आवाज कैसे उठा सकते हैं। इसीलिए हम लाएंगे आगाही कानूनी हकूक की, क्योंकि मजलूम के खातिर
चाहे सब खामोश रहें, कानून बोलता है। तवानाई की बचत का अहद करें, रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रखें। वेलकम बैक जनाब। बात होगी अब कुछ फने मौसीकी की। दो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दोनों मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नजम ने बताया कि दोनों एक बंदा नहीं बजा सकता। एक तो हारमोनियम और दूसरा तबला। बड़ी खूबसूरत साज, और जब ये एक साथ बजते हैं तो फिर म्यूजिक की फील्ड में जो हम एक रेवोल्यूशन देखते हैं वो इसी तरह आता है मुख्तलिफ साजों के इम्तिजाज से। तो हमारे साथ आज एक नन्हे मुन्ने से सिंगर मौजूद हैं और उसके साथ साथ वो हारमोनियम भी बजाते हैं, बड़ा जबरदस्त। और उनके साथ तबला नवाज भी मौजूद है हमारे साथ। बिल्कुल जी, 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और कमसिन फनकार हैं, लेकिन गज़ल गायकी में बड़ी महारत रखते हैं। और इनके साथ तबला नवाज भी मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तबला नवाज नईम परवेज़ और ये कमसिन खूबसूरत सी गज़ल गायकी में महारत रखने वाले हमारे खूबसूरत से गेस्ट इनोश बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। और इनोश बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। शुक्रिया। इनोश 8th क्लास में आप? हाँ जी। और क्या उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल। और गाना कब शुरू किया? 10 साल की उम्र तक। 10 साल की उम्र में। और अभी माशाल्लाह आप इतना अच्छा गाते भी हैं। मैं चाहती हूँ कि हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएं, उससे पहले कुछ सुन लेते हैं आपसे, कुछ अच्छा सा। बरपा है खानाए गुल में, शोर बरपा है खानाए गुल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताजा कोई ताजा हवा चली है अभी, जैसे एक लहर सी उठी है अभी। वो कुछ तो नाजुक कुछ
तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी। कोई ताजा कोई ताजा कोई ताजा हवा चली है अभी, एक लहर सी उठी है वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। और क्या आपका पक्का लहजा है, क्या आपके गले में जो है वो आपकी रियाजत जो है वो झलक रही है माशाल्लाह। सीखा कहाँ से इनोश? सबसे पहले तो मैंने अपने चाचा से सीखा। उसके बाद फिर मैंने अपने उस्ताद हैं, उस्ताद सरफराज अनवर नाम है, वो तबला भी बजाते हैं और हारमोनियम भी, तो शालीमार रिकॉर्डिंग में वो सिखाते हैं। और आप डेली कितनी क्लासेस लेते हैं, कितने घंटे की? पहले लेता था कोरोना से पहले। अच्छा। उसके बाद छोड़ दी क्योंकि कोरोना आ गया, उसके साथ फिर और अपनी रियाजत ही आप? जी जी। तो कितने घंटे की रियाजत है? दिन में 2-3 घंटे। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं स्कूल को भी और ये भी, और क्या आगे आपका इसके साथ है? इसी को कैरी करना है आपने? जी जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी पाकिस्तान का। नहीं, नो डाउट, आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़, अंदाज और गज़ल गायकी में आपकी महारत। ये गज़ल ही क्यों आपने चूज़ की? नहीं, मुझे कव्वाली पसंद है, गज़ल इतनी नहीं मुझे पसंद, लेकिन ये गज़ल बहुत अच्छी थी तो मैंने कहा इसको। और वैसे कव्वाली भी आप इतनी ही महारत से गाते हैं? जी। अगर एक कव्वाली भी हो जाए? जी जी, बिल्कुल। वो अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां सजना, तेनू अखियां उड़ीक दियां सजना, तेनू अखियां उड़ीक, ओ अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां सजना, तेनू अखियां डोलना डोलना आजा डोलना तेनू अखियां उड़ी, छेती आजा डोलना तेनू, ए कल्यां नी जी लगदा तू, छेती आजा डोलना तेनू अखियां उड़ी, ए बाहर आया के लंघ चलियां तू, छेती आजा डोलना तेनू अखियां उड़ी, छेती आजा डोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां, आजा डोलना वो तेनू अखियां उड़ीक दियां, आजा डोलना तेनू अखियां उड़ीक, आजा डोलना तेनू अखियां, आजा डोलना 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 दी हवा चले दिल मेरा ढोलदा, कम कम जावा जदों कहाँ किते बोलदा, आवे ते सुनावा मैं छोड़ा किवे मारदा, आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, डोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां, डोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां। बहुत आला, शानदार, मजा आ गया। क्या बात है यार। इंस्पिरेशन आपकी कौन कौन है, किसको सुनते हैं आप ज्यादातर? उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को। क्या बात है। और गजल गायकी में? उस्ताद गुलाम अली हो गए और उस्ताद नदीर खान। बड़े नाम पाकिस्तान के। अच्छा, वैसे इनोश का मतलब क्या है? बड़ा डिफरेंट नाम है। इनोश का मतलब है काइंड मैन।
कायम रहने वाला। ये हजरत आदम के पोते का नाम था। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा, तो रियाजत की बात तो हो गई। अब मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम आप कवाली को देते हैं, गज़ल को देते हैं, क्या पसंद है आपको पर्सनली ज़्यादा? आपने बताया कवाली, लेकिन टाइम भी ज़्यादा कवाली को ही देते हैं। देखें, जो गाने का जो टाइम है ना, वो मूड पे डिपेंड करता है ज़्यादातर। अच्छा, कवाली होगी, कोई गज़ल होगी, इस तरह। वैसे कहते हैं कि रात के वक्त नहीं गाना चाहिए, दिन में प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें हकीकत कोई नहीं। जब मर्जी गा लें, जब दिल करे। अच्छा, नुसरत साहब 18 घंटे रियाजत करते थे। क्या बात। और मेहदी हसन की बात तो वो शाम 6 बजे बैठते थे मगरिब के बाद, और शाम सुबह फजर की नमाज के बाद वो उठते थे। ठीक हो गया। और तो आपकी अभी रियासत का जो आपने टाइम बताया 2-3 घंटे है, तो अब वक्त कौन सा मुकर्रर किया हुआ है या कोई वक्त मुकर्रर? शाम का वक्त। शाम का वक्त। सुबह और अकेले करते हैं? जी, अकेले करते हैं? जी जी, अकेले रियासत हारमोनियम पे सिर्फ? जी जी। और एज प्रोफेशन भी इसी को परस्यू करने का इरादा है, म्यूजिक को? जी जी जी। अच्छा, तो अब किसी वो इंसान ना बेहतर से बेहतर की तलाश में होता है, तो अब हर उस्ताद जो है वो अपने अंदर फनकार होता है और बेहतरीन होता है, लेकिन किसी और बेहतर उस्ताद की तलाश है आपको और उनके पास जाने के लिए? जी, अभी मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता, मेरी जो वो ओपिनियन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोला कि आप कवाली और गज़ल का शौक रखते हैं। आजकल इतनी ये जो जनरेशन आ रही है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और पॉप की तरफ, रॉक की तरफ जा रही है। ये सूफीज़म का ये और गज़ल का और फिर इस सारे सेटअप का ये कैसे जहन में आया आपके? फैमिली के साथ बैकग्राउंड से था? जी जी, असल में मैं 8-9 साल की उम्र से नुसरत साहब को सुन रहा था, लेकिन फिर मैं अकेडमी में गया, वहाँ पे उनकी कवाली है द मस्क के अंदर, वो मैंने सुनी, तो वो भाई भी आके सुन रहा था मेरा। वो तो कोई भी फैन हो जाता है उसका। तो उसके बाद मुझे फिर ज़्यादा शौक हो गया। वेरी नाइस। अच्छा, ब्रेक में ना मैंने पेपर पे कुछ लिखा, मेरे को होस्ट ने मुझसे पूछा कि ये क्या है, तो मैंने बताया ताकि मैं भूल ना जाऊँ, लिखने का पर्पज़ ये था। उस्ताद अमानत अली खान साहब ने बड़ा खूबसूरत एक हमारा मिली नगमा गाया था, ए वतन प्यारे वतन। तो मैंने सोचा था अगर कोई मुझे सुनाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, क्या आज आप हमें वो सुनाएंगे? देखें, वो तो पहली दफ़ा मैं। ठीक है, ठीक है। सो हम लोग आपकी ही पसंदीदा कलाम पे या मिली नगमे पे, जिस पे आप एंड करना चाहिए हम लोग एंड करेंगे, लेकिन अपने नाजरीन से जो है बाकायदा तौर पे मुखातिब होकर कहेंगे कि खूबसूरत सा पाकिस्तान है और इसको इसी तरीके से पॉजिटिविटी फैलाते रहें। आपका दिन भी जैसा भी गुजर रहा हो, लेकिन किसी से मुस्कुरा के बात करेंगे तो उसका दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। मुझे, सलमा को, सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन एक म्यूजिक पे आपको छोड़े जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा। बिखरा हुआ काजल आँखों में, बिखरा हुआ काजल आँखों में, तूफान सी हलचल सांसों में, सांसों में। ये नर्म लबों की खामोशी, ये नर्म लबों की खामोशी, पलकों में छुपी नादानी। मेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई आमो हवा दीवानी सी। ये रूप का कुंदन दहका हुआ, ये रूप का कुंदन दहका हुआ, ये जिस्म का चंदन महका हुआ, महका हुआ।